सॉरी टू से आई थिंक राज के अगर किसी ऑफिशियल ने ये बात सुनता है तो उनको वो भी इस बात से एग्री करेंगे, उन्होंने ये काम किए हैं उनकी टीम ने। सबसे करीबी दरवाज़ा कौन सा था, बता दे उसका चल, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पहले सुना भी हुआ है वीडियो में। सॉल्व करके आपने दे दिया ना, आप अपने कंपाइटर से $4 ऊपर ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। उसकी पार्टी भाई कब दे रहा है? नहीं करते हैं इंशाल्लाह। नहीं ये नहीं भाई, ऑन एयर कैमरे पे बात करके जा, कब दे नहीं ना, मैंने डिस्कस किया हुआ है, मतलब इंशाल्लाह रखेंगे। और आगे जाके अब ये देखते हैं कि तू अपने मुंह से बताएगा या मैं बताऊंगा कि किस तरह हमारी दोस्ती हुई। Assalamu alaikum ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द पॉडकास्ट। ये मेरे दोस्त भी हैं, चड्डी बड्डी हैं, याराना है हमारा। 2015 से हमारी दोस्ती जारी है और इसका आगाज़ भी हमारा ई कॉमर्स जर्नी से ही हुआ। आगे जाके इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से मेरी और ओन की जो है दोस्ती हुई और किस तरह से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस दोस्ती को आगे लेके चल रहे हैं। इन्होंने अपने करियर का जो आगाज़ किया ये हुआ सॉफ्टवेयर हाउस से, फिर देन ही गेट इनटू डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे काम करते रहे। उसके बाद इन 2015 इन्होंने डिसाइड किया टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस इन ई कॉमर्स डोमेन। इसके ऊपर बात करेंगे लेटर। 2017-18 के अंदर इन्होंने अपना एक एसेट भी फ्लिप किया। उसके बाद किस तरह से इन्होंने अपना सेकंड एसेट बिल्ड किया, किस तरह से एसेट बिल्डिंग का एक माइंडसेट होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक न्यू भी जब ई कॉमर्स की डोमेन में आता है तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से वो अपना एसेट को बिल्ड कर सकता है और किस तरह से उन सारी दुश्वारियों को समेट के आगे बढ़ सकता है। इनका नाम है मोहम्मद ओन। अस्सलाम वालेकुम ओन, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम मुनीर, आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। और बहुत शुक्रिया यार, आज तूने टाइम निकाला। तेरे साथ जो भी डिस्कशन होनी है ना, मेरा ख्याल है 14-15 पॉडकास्ट में किसी के साथ नहीं हुई, क्योंकि ये वाली डिस्कशन होनी है चड्डी बड्डी वाली। ठीक है, बिल्कुल एक जो ये याराना हमारा 2015 से चल रहा है, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि कैमरे की आंख में रिकॉर्ड भी हो सके। और आगे जाके अब ये देखते हैं कि तू अपने मुँह से बताएगा या मैं बताऊँगा कि किस तरह हमारी दोस्ती हुई। तो इससे पहले हम आगे जाएं और थोड़ा सा मैं तेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा भाई। कहाँ पे पैदा हुए, ठीक है, अर्ली एजुकेशन कहाँ पे थी और किस तरह से तुम आगे फिर अपने करियर में आए? मुनीर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे पॉडकास्ट में बुलाने का। और शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन से ही। एक्चुअली हम वॉल सिटी की रिहायशी थे, स्टार्ट से ही वहीं पे पैदा हुए और वहीं वॉल सिटी में कहाँ, वो भी बता रहा? नहीं, वॉल सिटी में एक्चुअली ये जो है ना एक पॉइंट बनता है, एक्चुअली मिड ऑफ द सिटी बनता है। एक तरफ इसके जो है ना वो टक्साली गेट है और दूसरी तरफ इसके शालमी है, और सामने की तरफ एक्चुअली आपको अगर लाहौर का थोड़ा बहुत पता हो तो ये 12 दरवाज़ों के अंदर जो है ना ये सिटी है। तो एक्चुअली हम मिड में बनते हैं, तो हमारे आसपास जो है ना वो सारे दरवाजे ही ऑलमोस्ट थे, हम मिड में थे, तो हर दरवाज़ा जो है ना वो हमें करीब से ही लगता है। सबसे करीबी दरवाज़ा कौन सा था, बता दे उसका चल, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पहले सुना भी हुआ है वीडियो में। हाँ मतलब ठीक है, अब आप जो है ना वो ज़्यादा ना करें, एग्जैजरेट इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, अब बात करते हैं अर्ली एजुकेशन की। तो मैंने जो है ना अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, एक प्राइवेट वहाँ पे स्कूल था नजफ़ आइडियल के नाम से, वहाँ पर स्कूलिंग की। और फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला गया, सेंट्रल मॉडल के सामने था मुस्लिम मॉडल। ये काफ़ी फेमस स्कूल है लाहौर के, दो इनका आपस में काफ़ी एक मुकाबला होता है, क्योंकि ये टॉपर्स यहीं से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर मैट्रिक के। तो मैट्रिकुलेशन वहीं पे की थी। और उसके बाद मैंने फिर डिप्लोमा किया, एक इंस्टीट्यूट है इधर टेक्नोलॉजी का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने जो है ना वो 3 साल का डिप्लोमा किया। और फिर वहाँ से मेरा जो है ना वो एजुकेशन का जर्नी जो है ना वो शिफ्ट हुआ आईटी की तरफ। BCS जो है ना वो मैंने जो है ना स्टार्ट किया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ ही मेरा जर्नी जो है ना वो आईटी की फील्ड में शुरू हो गया था। मैंने डिज़ाइनिंग और फिर डिफरेंट आईटी की कंपनीज़ में काम शुरू किया। अच्छा, पहले मेरा ख्याल है तुमने एज ए प्रोग्रामर काम जब शुरू किया, उसके बाद फिर यू गेट इनटू अ डिज़ाइनिंग, तो क्या मतलब दोनों एक डिफरेंट डोमेन है, तो इनको चेंज क्यों किया आपस में? एक्चुअली ये ऑपोजिट है। मैं एक्चुअली डिज़ाइनिंग के तौर पर गया था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ डिज़ाइनिंग ना करें, आप हमारे वेबसाइट की जो डेवलपमेंट है ना उसमें भी साथ साथ लर्निंग करें और सीखें। तो फिर मैंने उन्हीं के लिए वहीं से बैठ के HTML और ये सारी चीज़ें सीखी और आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए कोडिंग का काम भी शुरू किया। लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं कि डे 1 से ही इतना ज़्यादा मुझे अपील नहीं करता था। हम यहाँ पर जब भी कभी IT के बैकग्राउंड में या वैसे भी किसी भी फील्ड में बात करते हैं, ई कॉमर्स में जो है ना वो मेरा इंटरेस्ट बिल्ट हो गया था। उससे पहले जो था मेरा उस तरह का पैशन नहीं था, क्या कहते हैं, ये जो आईटी की फील्ड में कि मैं डिज़ाइनिंग इतने शौक़ से करूं या मैं कोडिंग इतने शौक़ से करूं, तो नहीं था।
मेरा ज़्यादा जो था ना वो जैसे ही बिज़नेस, क्योंकि मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैंने ई कॉमर्स के बारे में रीड करना शुरू किया था ना 2014 या 13 के एंड पे और 2014 में, तो मुझे पता चल गया कि मुझे एक्चुअली ई कॉमर्स ही को आगे परसू करना चाहिए। लेकिन ये क्यों? क्योंकि उस वक्त तो इतना ज़्यादा रुझान था ही नहीं पाकिस्तान में ई कॉमर्स का। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने किसी भी स्टोरी से मैं फैसिनेट नहीं हुआ था। आज मैं उन लोगों के नाम अगर लूँ जो कंपनियां उस वक्त थी, उस वक्त होम शॉपिंग टॉप पे था, दराज.pk 2011 में लॉन्च हुई थी, तो वो एक्चुअली होम शॉपिंग और दराज एक इक्वल ही ऑलमोस्ट समझे जाते थे उस वक्त, कोई इतने बड़े डिफरेंस नहीं थे। डिफरेंस अब आए हैं जब उनको फंडिंग्स मिली हैं। ट्रू। तो मैंने उनसे किसी से स्टोरी से फैसिनेट नहीं हुआ था उस वक्त। स्क्रीनशॉट तो कोई देखा होगा। स्क्रीनशॉट उस वक्त कोई नहीं बनते थे, सच्ची कोई में? बात नहीं होती थी, कोई ग्रुप्स नहीं थे, सिर्फ अपनी प्रोफाइल्स थी और ये सब लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में अपने अपने बिजनेसेस कर रहे थे। मुझे जो चीज़ ने फैसिनेट किया था वो बिज़नेस के माइंडसेट ने फैसिनेट किया मुझे, चूँकि मैंने हमेशा सोचा कि ट्रेडिंग बिज़नेस ये हमेशा मुझे पसंद था। तो जैसे ही मुझे लगा कि यार ई कॉमर्स एक फील्ड है जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने उस बिज़नेस के पैशन को ग्रो कर सकता हूँ, तो मैंने फिर उसको ज्वाइन किया। अच्छा, तुमने जब ई कॉमर्स का स्टार्ट किया, बड़ी नॉन कन्वेंशनल आइटम, ये बड़ी बड़ी फ्रिज, एसी, इस तरह की आइटम से किया जो कि शायद ई कॉमर्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसका रिस्पॉन्स उस वक्त कैसा रहा? अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको ना ई कॉमर्स की उस वक्त की कंडीशन और आज की कंडीशन को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम उस वक्त क्या थी कि छोटी आइटम, मेरा स्टार्ट लेने का पर्पस जो था ना वो ये था कि उस वक्त कोई कंपटीशन नहीं था, ना दराज के ऊपर कंपटीशन था, ना गूगल के ऊपर कंपटीशन था। बिल्कुल। हम क्या कर रहे थे, हमें जब वहाँ का जो ऑडियंस है ना, बायर का जो ऑडियंस है वो बहुत डिफरेंट है उस वक्त का। उस वक्त जो बायर था वो कभी भी, मैं अभी भी याद मुझे पड़ता है, मेरे ऑर्डर जो स्टार्टिंग के आए थे वो मुझे रशियन एम्बेसी के और एक दो जो है ना वो गोरों के आए थे ऑर्डर्स। मुझे नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं। उसकी क्या वजह है कि जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास और लोअर क्लास थी वो तो फ्रॉड कहती थी ऑनलाइन सेलिंग को या ऑनलाइन बाइंग को, उनका फोकस ही नहीं था ऑनलाइन परचेजिंग के ऊपर। जो इंटरनेशनल थी ना ऑडियंस, उनका क्या कहते था इसके ऊपर ज़्यादा बिलीव। तो हमें क्या था, मुझे एक तो प्रॉफिट गेन करना था वहाँ पर। उस वक्त प्रॉफिट की रेशो बहुत अच्छी थी हमारी। मुझे आज भी याद है कि मैंने 30,000 रुपये का पैनासोनिक का ओवन जो मुझे सोर्स प्राइस पे मिल रहा था वो मैंने 60,000 में बेचा था। बिल्कुल। आज आप 30,000 का ओवन जो है वो शायद 32 में भी नहीं बेच सकेंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस को चाहिए चीप प्रोडक्ट। तो वो अब पर्सोना ही चेंज हो गया हुआ है। अब आप इसको कहें, उस वक्त जर्मन्स थे, वो क्वालिटी के ऊपर काम करते थे, ब्रांडिंग पे काम करते थे, ब्रांड्स को पकड़ते थे, महंगे ब्रांड्स को सेल करते थे और वो उससे हैप्पी थे। लेकिन 300-400% मार्जिन उस वक्त जो है बड़ा कॉमन था दराज के ऊपर। एग्जैक्टली। तो लोकल जब इन्होंने किया ना, अब मुझे याद पड़ता है 2018 में या 19 में, 18 की बात है या 17 या 18 की बात है कि एक टाइम आया था जब चाइनीज़ एक्वायर कर रहे थे दराज को। तो इन्होंने कहा था, एक टारगेट दिया था मेरी, चूँकि दराज के माशाल्लाह जो इस वक्त सेलर सपोर्ट टीम के हेड हैं या जो है, ये उस वक्त मेरे मैनेजर्स थे, मतलब हमारे अकाउंट मैनेजर्स थे। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझे बताया कि हमने अपने टीम को टास्क दिया है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे 50 से 100 लोगों के साइन अप्स करवाएं एज ए सेलर, क्योंकि दराज की जो न्यू एंटिटी थी, मतलब अली बाबा का जो सवाल था वो उनसे ये था कि आप हमें 1 लाख प्लस सेलर्स ऑन बोर्ड करके दें। बिल्कुल। तो हमारे उस वक्त जो टोटल सेलर थे, मेरा ख्याल है इनके 5,000 या 10,000 के थे पूरे पाकिस्तान। मुझे याद है जब मैंने 2016 के अंदर ज्वाइन किया इनको, उस वक्त तकरीबन इनके मेरा ख्याल है 700 कुछ सेलर थे, जिसमें लाहौर के मेरा ख्याल है कुछ टोटल शायद 100 या 200 के एग्जैक्टली। तुमने भी मेरा ख्याल उसी वक्त स्टार्ट किया था। ऐसे ही है, 2015 में मैंने जब ज्वाइन किया था, इनके लाहौर में मेरा ख्याल 150 समथिंग सेलर्स आए थे। और एक छोटा सा इनका जोहर टाउन में वेयर हाउस था जहाँ पर मैं खुद भी डिलीवरीज देने जाता था, और वो तो बिल्कुल मैनुअल सिस्टम था, कोई बहुत बड़ा उनका सेटअप नहीं था, लेकिन ये ग्रो कर रहे थे। और जैसे ही इन्होंने जो है ना वो सिनेरियो पे शिफ्ट किया ना, फिर उन्होंने वेयर हाउसेज भी बनाए और सारा कुछ किया, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है चाइनीज़ के माइंड में ये था कि वो टारगेट करना चाह रहे थे पाकिस्तान की जो 80% क्लास है, मिडिल और लोअर क्लास, वो उनको टारगेट करना चाह रहे थे कि हमारा मेन ऑडियंस वही है। इसलिए आपको चीप प्रोडक्ट्स और वो चीप बाजार का जो एक पूरा वो स्टफ है ना, वो अब आपको दराज पे मिल जाता है। अच्छा, आज के दराज को कैसे देखते हो? क्योंकि अभी भी शायद तुम कर रहे हो दराज के ऊपर, मैंने तो छोड़ दिया था बैक इन 2019, तुम अभी तक भी कर रहे हो। तो हाउ डू यू सी आज का दराज वर्सेस 2015 या 16 का दराज? आज का दराज बहुत ज़्यादा मुश्किल, एडवांस, और एक्चुअली मुश्किल ज़्यादा मैं कहूँगा, एडवांस उतना नहीं है, मुश्किल ज़्यादा हो गया। अच्छा, मुश्किल इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल या मुश्किल इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन? अच्छा, कंपटीशन। आप प्राइसिंग नहीं ला सकते हैं जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, अभी भी
जो स्कोप थोड़ा बहुत अवेलेबल है वो गैजेट्स की कैटेगरी में शायद होगा, या कुछ ऐसी कैटेगरीज में होगा, या ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर होगा जो ऑलरेडी दराज के ऊपर नहीं सेल हो रही हैं अभी। जो लोग इंपोर्ट करते हैं, फ्रेशली इंपोर्ट करते हैं, और वो देखते हैं कि ये थ्राइविंग प्रोडक्ट है, लोगों को वाव फैक्टर मिल रहा है और प्रोडक्ट के अंदर, और वो आते हैं दराज के ऊपर रैंक करते हैं मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर, तो उनको सेल्स मिलना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ वो लोग इस वक्त अर्न कर रहे होंगे अच्छा, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप जैसा, मुझ जैसा, या कोई भी पर्सन जो बहुत बड़ा इंपोर्टर नहीं है, बहुत बड़ा उसके पास इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है कोई, और वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ करता है, तो वो इस तरह की प्रोडक्ट में कर सकता है। कन्वेंशनल प्रोडक्ट कोई भी आप घर की कमोडिटी प्रोडक्ट पकड़ लें, किचन टूल पकड़ लें, या कोई प्रोडक्ट और दूसरी पकड़ लें, उसके अंदर आपको सक्सेसफुल होना इतना ईजी नहीं है। बहुत ज़्यादा थ्राइविंग है, मार्जिन 5%, 7%, 8% नॉर्मल हो गए हैं उन प्रोडक्ट्स में जो कन्वेंशनल हैं, जो मार्केट की नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हारा जैसा बंदा जो कि सोर्सिंग के अंदर एक्सपर्टीज़ रखता है, तुम शायद ये सर्विसेज भी मार्केट में ऑफर कर रहे हो सोर्सिंग की, तो क्या कोई अपनी प्रोडक्ट तुमने सोर्स करने की कोशिश की, या स्टिल यू आर रिलाइंग ऑन द लोकल मार्केट? मैं अभी तक लोकल मार्केट पे काम कर रहा हूँ। मैं अभी तक, मुझे नहीं लगता कि दराज के लिए पर्टिकुलर मुझे प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक सर्कल है परचेजिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, शिपिंग का, डिलीवरी का, और उसके बाद मुझे वो सेल करने के लिए मिलेगी, और उसके बाद अगर मुझे उसके ऊपर 100 रुपया या 200 रुपया भी कमाने को मिले तो मुझे वो वर्थ नहीं करता। क्योंकि अब आपको भी पता है, मैं अमेजोन के या दूसरे जितने प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ, उसके अंदर मार्जिन और उसके अंदर बिजनेस की सिचुएशन है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड नहीं करना चाहता लोकल के किसी वेंचर के ऊपर, अनटिल अनलेस कि मैं अपना कोई स्टोर करूँ बिल्ड, अपना स्टोर, अपनी वेबसाइट के अपने ऊपर ट्रैफिक लाऊँ, और फिर वो मैं चाहे लोकल मार्केट से सोर्स करूँ, चाहे मैं इंटरनेशनली चाइना से जाके परचेजिंग करूँ, लेकिन मुझे वर्थ नहीं करता अभी के लिए कि मैं चाइना से चीज़ इंपोर्ट करके दराज के ऊपर जो है ना वो कम्पीट करने चला जाऊँ लोगों को, जबकि वो फिर वर्थ नहीं करेगा मार्जिन वहाँ। अच्छा, वन ऑफ माई टीम मेट वॉज टेलिंग मी कि जो दराज ने अभी काफ़ी सारी ऑटोमेशन की तरफ आए हैं। आप बैक इन 2016-17 आई स्टिल रिमेंबर कि उस वक्त आज जितना आपका अच्छा रिलेशन आपके मैनेजर के साथ होता था, कि अकाउंट मैनेजर जो आपको असाइन होता था, उतनी ज़्यादा आपकी सेल बूस्ट होती थी। मुझे जिस चीज़ ने फ्रस्ट्रेट किया था दराज के ऊपर वो ये था कि भाई आप मेहनत करके, मैं खुद मंगवाता था चाइना से, इनोवेशन लेके कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आते हो, मैक्सिमम आपको 15 से 20 दिन मिलते हैं आपके जो, क्योंकि सारा इनका जो बैकएंड टीम थी वो कराची में बैठी थी, वहाँ से आई डोंट नो, अब मुझे, मेरे पास इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर वही प्रोडक्ट कराची में सोर्स हुई होती थी, और वो आज जहाँ आपको पहले शुरू में पहली स्पॉट मिल रही होती थी, वो उठा के आपको पेज के बॉटम पे फेंक देते थे, आपकी सेल एकदम किल होना शुरू हो जाती थी। तो क्या ये अभी भी रेफरेंस बेस्ड चल रहा है गेम अंदर? मुझे आज की सिचुएशन का नहीं पता है, लेकिन ये जो आपने बात कही है ये वाकई 2015 से लेकर 2018 तक होता रहा है। उस वक्त इनके पास मैनुअली रैंकिंग का भी फैक्टर मौजूद है था, ये मैनुअली रैंकिंग भी आपकी डिस्टर्ब कर सकते थे। मैं सॉरी टू से, आई थिंक दराज के अगर किसी ऑफिशियल ने ये बात सुनता है तो उनको, वो भी इस बात से एग्री करेंगे, उन्होंने ये काम किए हैं उनकी टीम ने, कि उनकी टीम मेंबर्स जो कराची में दराज में जॉब कर रहे होते थे, वही टीम मेंबर्स के भाई या कज़न जो है उनके दराज के ऊपर स्टोर होते थे, और वो जितनी भी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो हमने एफर्ट करके कहीं से अरेंज करते थे, उनको रैंक करते थे, सेलिंग करते थे अच्छी, मतलब उस वक्त तो हम रैंकिंग के ऊपर भी कोई काम नहीं करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट के अंदर वाव फैक्टर होता था, अच्छी प्रोडक्ट होती थी, अच्छी प्राइस होती थी, वो बिकती थी। लेकिन उन लोगों ने क्या करते थे कि अपने भाइयों को वो प्रोडक्ट बताते थे कि इसको कैसे भी करके सोर्स करो, अगर उनको कराची से वो नहीं भी मिलती थी, वो अपने चाइना में बैठे हुए किसी पार्टनर से कहते थे कि वो वहाँ से उनको प्रोडक्ट भेजे, और वो प्रोडक्ट उसी वक्त चीपेस्ट प्राइस के अंदर वो लाके मार्केट खराब कर देते थे। ये कराची के अंदर पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूँगा कि मतलब कराची सिटी, लाहौर में भी अगर किसी का कोई रेफरेंस था तो वहाँ से भी वो फ़ोन करके या दोस्त को कहा कि यार दराज में ये वाले बंदे की तरह प्रोडक्ट को पीछे करवा दो और मुझे आगे कर दो, तो ये 2017 तक होता रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है मैं अब भी बताऊँ, मैनिपुलेशन अब भी करते हैं वो। अच्छा, वो किस लेवल की अब होती है, अब उनको पता है रैंकिंग का फैक्टर जो है वो अमेजोन ने ऑटोमेशन ले दिया, क्योंकि अब बैकएंड पे लजाडा का लग गया, बैकएंड पे अब लजाडा का सारा सिस्टम आ गया उनका, तो अब उनको पता है कि वो रैंकिंग के फैक्टर को तो नहीं बदल सकते हैं, वो डायरेक्टली स्टोरी बंद करवा देते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं थाउजेंड्स ऑफ केसेस को जानता हूँ, कोई रीज़न नहीं है उनके, वो कोई स्टार के पॉइंट्स वगैरह होते हैं, मैं एक्चुअली खुद डिटेल में अब इसको देखता नहीं हूँ, वही बात के छोटा भाई देखता है, लेकिन मैंने, उन्होंने मुझे बताया कि जी अब इतने स्टार अगर आपके हो जाएं या इतने आपके पॉइंट्स लग जाएं तो फिर आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली हो जाता है, इसमें टेम्परेरी बंद कर देते हैं, ये मामला हैं। और मुझे उसने बताया कि हमारा एक स्टोर था जो सबसे पुराना 2015 का जो ऑपरेट हो रहा है, उस स्टोर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं था, और वो पिछले 3 महीने से उन्होंने बंद किए रखा है, या 4 महीने से तकरीबन। अच्छा, विदाउट एनी रीज़न, और वो सपोर्ट के ऊपर कह रहे हैं कि जी आपका एस्केलेट कर दिया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दराज के बैकएंड पे भी डिक्टेटरशिप वाला है सिनेरियो, कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप रिलाय नहीं कर सकते कि भाई मेरा स्टोर चल रहा है तो मैं रोजाना अपना जो है ना वो एक्सपेंस पूरा कर लूंगा, तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कभी भी कुछ भी आपके साथ वहां पर भी हो सकता है, ऐसे ही स्टोर बंद कर सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ जो हुई है ना वो ये है कि
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इन्होंने थोड़ा सा किया है, बट एट द सेम टाइम वो गंद इतना ज़्यादा आ गया है कि ये पिछले दिनों भी कोई एक मिसाल चल रही थी कि मोबाइल मंगवाया लेकिन ईंट आ गई बीच में, कुछ लोगों ने और कुछ चीज़ें ऑफ़र मंगवाई बीच में, अखबारें आ गई, कुछ को रसाले आए हैं, कुछ को खाली पत्थर भी आए हैं बीच में। तो जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे डेफिनेटली ये साइड जो उसकी नेगेटिव साइड है ये भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि देखें आई स्टिल रिमेंबर मैं 2016 के रमज़ान का टाइम था, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में जिक्र किया है कि मैंने इसका साइन अप किया रमज़ान से 1 महीना पहले और भूल गया। उसके बाद एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद मुझे मेल आती है कि योर अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो 1 महीना लगा करता था, आज मेरा ख्याल है 24 घंटे भी नहीं लगते और दे डोंट आस्क एनी डॉक्यूमेंट, सिंपली उस वक्त बैंक स्टेटमेंट मांगी, पता नहीं क्या क्या मांगा इन्होंने, और प्रॉपर फिर मेरा विजिट किया इन्होंने ऑफिस आके कि आपका फिजिकल ऑफिस कहाँ पे है। तो आज क्या है, सिर्फ आप गूगल के साइनअप की तरह है, साइनअप करें, सिंपली आप अपना ईमेल एड्रेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालें, इवन बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इजी पैसा का अकाउंट पे भी आपका दराज का अकाउंट रनिंग हो रहा है। तो इतने ज़्यादा जब मैसिव लेवल पे आप अकाउंट इजीली देना शुरू करेंगे, फिर क्वालिटी कंट्रोल तो आएगा नहीं, क्योंकि एफबीडी तो है ही नहीं, ना होने के बराबर है एफबीडी, सारा का सारा आपका मर्चेंट फुलफिलमेंट हो रहा है। तो अभी तुम कर रहे हो कोई प्रोडक्ट ऐसी जो एफबीडी के अंदर डाली हो? नहीं, एफबीडी के लिए इनकी अप्रूव ही नहीं हो रही हैं। हमने वो पता नहीं, मैंने कराची के भी कॉल्स करवाई, मैंने लाहौर वाले सेंटर पे भी बातें की, लेकिन एट द एंड वो उनका एक होता है, उसको आई थिंक क्या बोलते हैं वो, पीओ बोलते हैं कोई, परचेज ऑर्डर उसको अपनी तरफ से शायद बोलते हैं, वो जनरेट करवाना पड़ता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट इस काबिल है कि इसको एफबीडी किया जाए, क्योंकि इसकी सेल्स डेली की आ रही है, सब कुछ है, ये क्राइटेरिया पे फॉल करती है, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमारे पास अभी स्पेस ही नहीं है। तो हम भाई को बोलो, इसका जो मुझे तरीका मेरे टीम ने बताया ना, वो कह रहे हैं जी कि आप इसका जो है ना एक कंपनी का लेटर लगाएं साथ में, आप अपनी मॉल जो शॉप को दराज मॉल पे लिस्ट करवाएं, ठीक है, जैसे ही दराज मॉल पे लिस्ट हो जाएगी फिर आप एफबीडी में आ जाएंगे और फिर वो खुद आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको एफबीडी ही करें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। असल में प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है, जब आपको एक चीज़ होती है, आप जब लाइफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर रहे हैं ना, आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल आप डिफाइन करना शुरू कर देते हो। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस बेस पे डिसीजन ले लें जब आपको पता है कि कभी भी स्टोर भी बंद हो सकता है, या आप इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं सेट हो सकता है, तो आप इससे क्लोज कर जाएं। आप उससे बेहतर सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप इस पर फोकस ही ना करें। मेरा पर्सनली है कि मैं दराज सिर्फ इसलिए ऑपरेट करूं कि मेरे पास कुछ ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड्स ने मेरे पे ट्रस्ट किया हुआ था। 2015 में मुझे कहा था कि ठीक है हम सिर्फ आपको देंगे, आप हमारा ऑनलाइन सेल करें, वो आज भी मेरे साथ अटैच हैं। सिर्फ इस वजह से मैं दराज पे फोकस्ड हूँ, अदरवाइज मैं दराज के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा। ना कर भाई, अच्छे खासे पैसे अंदर कर रहा है मंथली बेसिस पे, और अभी भी कह रहा है रिलाय नहीं कर रहा। ठीक है, अब अमेजोन में आ गई हो, बड़े नोटों की तरफ ध्यान ज़्यादा हो गया है, बट स्टिल अच्छा खासा इसके अंदर अभी भी देखे जो पुराने लोग बैठे हैं, स्टिल दे आर अर्निंग वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दराज। ऐसे ही है, ऐसी है, लेकिन उनको भी बैड टाइम फेस करना पड़ता है। जितने बड़े, इवन मैं सुपर सेलर्स को भी जानता हूँ कि उनको भी कभी कभी जो है वो फेस करना पड़ता है। जैसे आजकल इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन के अंदर सेल्स डाउन है और मार्जिन्स भी डाउन होते जा रहे हैं। लोग, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है, मैं याद मुझे पड़ता है कि अभी पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहा था मेरा बॉय कि 150 रुपीज़ उसकी प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन वहाँ पे कंपैरेटर्स वो कम कर रहे हैं बढ़ाने की बजाय। और मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूँ कि मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि ये इससे कम में समझ में नहीं आ रही है, और वो दे भी रहा है सबको महंगी, और सब ले जा रहे हैं महंगी, लेकिन वहाँ पर प्राइस नीचे आती जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट करना बनता है, अगर इसके ऊपर कोई रिजल्ट ही नहीं इतना खास होगा तो। सही, चले अब जहाँ पे आपकी असल एफर्ट आजकल लग रही है, लेट्स टॉक अबाउट दैट डोमेन ओनली। मूविंग ऑन टू द दराज अमेजोन साइड, आपने कब एग्जैक्टली अमेजोन का आपको पता चला, कहाँ से चला और क्यों इसकी तरफ आप आए? क्योंकि आपका ज़ाहिर एक लोकल मार्केट की तरफ रुझान था, तो किस तरह से आपने शिफ्ट किया अपने इस पूरे के पूरे फोकस को टुवर्ड्स अमेजोन? 2017 में एक्चुअली जब कह लें कि एक्सट्रीम कॉमर्स लॉन्च हुई थी पाकिस्तान के अंदर, मैं तभी से पार्ट था इनका। मतलब कभी भी सोचा नहीं था कि शुरू करूँगा, लेकिन इनके देखना शुरू कर दी थी चीज़ें पेज के ऊपर, कभी वीडियोस आ रही हैं, कभी ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था। उस वक्त आई थिंक 5000 मेंबर थे, और कोई भी इतना खास सीरियस नहीं ले रहा था, वो बस कह रहे थे कि यहाँ फ्रॉड के कमेंट करते थे। लेकिन मुझे उसी वक्त ही बिलीव होना शुरू हो गया कि यही डोमेन जो है ना वो नेक्स्ट लेवल होगा हमारे बिज़नेस का। मार्केट प्लेस मॉडल को मैं पहले ही समझता था। मार्केट प्लेस आपको पता है क्या है प्रोसीजर, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल को मैं पहले समझता था, लेकिन मैं अपने माइंड में सोचता था कि Daraz.pk इज़ जस्ट अ टाइनी मार्केट, मतलब पाकिस्तान का एक मॉडल है, और यूएसए का मॉडल कितना बड़ा होगा, यूएसए की इकॉनमी है, उस हिसाब से उनका बाइंग बिहेवियर है बायर्स का, वहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो उस हिसाब से मुझे पता था कि ये लॉन्ग टर्म में तो यहाँ जाना ही जाना है। तो जैसे ही वो उन्होंने पहला सेमिनार किया, तो मैं तो नहीं गया, लेकिन वही बात है कि एक बंदा हम में से गया, भाई मेरे बड़े गए, अली भाई। ये स्टोरी वैसे डिस्कस करनी है? नहीं,
गेमें खेलते रहे हो एक्सट्रीम कॉमर्स अली के भाई साथ? जो है ना वो गए इस सेमिनार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि भाई जो हम बिज़नेस कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है ना हम मिस कर रहे हैं, इंटरनेशनल वाला, हमें उस पर वर्किंग करनी है। फिर सारे उन्होंने मुझे नोट्स वगैरह दिए, मैंने उनको रीड किया। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई अभी मेरे पास ये है कि मेरा दराज के ऊपर और मेरा लोकल कुछ वेंचर्स थे, मैं लोकल वेंचर अपना स्टोर भी चला रहा था, वो मैंने कहा कि वहाँ से हम जो है ना अगले 6 महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे और वो हम शिफ्ट करेंगे। तो हम 6 महीने बाद वाला इनका जो है ना वो इनरोल करवाएंगे, बूट कैंप प्रोग्राम में। बूट कैंप में इनरोल करवाएंगे। तो वो इनरोल जो है ना हमने 6 महीने बाद फिर करवाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जर्नी शुरू हो गया। और फिर उसमें आप लोगों ने जब इनरोल करवाया करवाया इनरोल अली भाई के नाम पे, 6 महीने उन्होंने पार्टी की, फिर 6 महीने बाद आपने अपना नाम डलवा लिया। तो यार ये मतलब क्या हर तरफ ये शेखों वाली स्टाइल डालना ही डालना है, ठीक है शेख हो लेकिन हर तरफ तो नहीं नहीं ना नहीं, ये। शेखों वाला मामला नहीं है, उनकी मसरूफियत उस वक्त वैसी थी कि वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। और मैं चूँकि मार्केट प्लेस एक्चुअली मैं ही देख रहा था ना सारा बिजनेस, हाँ हाँ। ये ऑनलाइन एक्चुअली स्टोर जितना रन करने का काम था ना वो मैं देख रहा था, क्योंकि मैं शाह आलम में ऑफिस बना के सारा वहाँ पे मैंने वेयर हाउस बनाए हुए थे, वहाँ से चल रहा था। तो मेरा एक्चुअली सारा उस पर फोकस था कि लैपटॉप एनी टाइम मैंने ऑन करके ई कॉमर्स के ऊपर ही एक्टिविटीज़ कर रहे होना था। तो अली भाई चूँकि माशाल्लाह से वो खुद आईटी की फील्ड में थे और उनका मुझसे ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस था डिज़ाइनिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, तो वो उस पे उसको साथ लेके चल रहे थे। तो सही। उनके लिए वो कह रहे थे कि यार ये प्रोडक्ट तुम मुझे भेजते हो, मैं प्रोडक्ट आगे भेजता हूँ, तो ये लंबा प्रोसीजर है, तो मैं उधर ही चेंज करवा देता हूँ कि तुम डायरेक्टली उधर भेजो और कम्युनिकेट करो, और जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें फिर करेंगे हम आगे फर्दर डिस्कस के भाई ये प्रोडक्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो जो भी होगा। सही। अच्छा, इससे पहले मैं आगे अमेज़ोन के और सवाल पूछूं आपसे, मेरा ख्याल थोड़ा यहाँ ये भी जिक्र कर लें कि हमारी आपस में दोस्ती कैसी हुई। तो ये तुम बताओगे या मैं बताऊँ? नहीं, आप ज़रा अच्छा मसाला लगाते हैं, आप ही बताइए। नहीं, मसाला क्या लगाते हैं भाई। 2016 के अंदर मैं पाकिस्तान जब आया वापस, तो मैंने दराज पे अपना काम शुरू किया, सेलिंग अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर दी। तो मुझे शुरू से ही था कि यार एक नॉलेज जो भी आप कहीं से भी सीख रहे हो आपको शेयर करना चाहिए। तो मेरे पास एक रिच एक्सपीरियंस था, दुबई से मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स करता हुआ आ रहा था। तो मैंने वो उसकी छोटी छोटी वीडियोस बना के दराज के ऊपर मुझे 6 महीने उस वक्त तक हो चुके थे। तो जब मुझे सारा इनका सिस्टम समझ आ गया, मैंने छोटी छोटी वीडियोस बना के यूट्यूब पे लगाना शुरू कर दी। तो उस यूट्यूब की वीडियो के ऊपर सबसे पहला जो कमेंट आता था वो ओन का आता था। अब उस कमेंट के अंदर इसने कुछ ना कुछ कहीं से भी करके वो कीड़ा निकालना होता था, ठीक है, बस फजूल में ट्रोलिंग करनी होती थी। तो वो बताओ ज़रा फिर उसके बाद जब हमारी आगे डिस्कशन चली। अच्छा, होता ये था कि उसमें माशाल्लाह से वीडियोस उस वक्त भी जैसे माशाल्लाह आज आप बनाते हैं, आप उस वक्त भी वैसे ही पूरे जोश के साथ वीडियोस बनाते थे, लेकिन मेरी उसमें ख्वाहिश होती थी कि मैं जो है ना रियलिटी पे भी रखूँ चीज़ों को। आप माशाल्लाह से बताते थे पॉजिटिव साइड, मेरी आदत होती थी कि मैं लोगों को बताऊं कि भाई इसमें कीड़े निकालो लॉस है। लॉस के लिए भी तैयार रहें, उसमें ये भी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको इस तरीके से कैटर किया जाता है, हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें। इस तरह की कुछ चीज़ों के ऊपर मैं कमेंट करता था कि भाई इसमें ये फैक्ट्स जो है ना इस तरीके से डिस्क्राइब आप करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपने मेरा वहाँ पर नंबर एक्सचेंज हुआ हमारा, और आपने जो फ़ोन के ऊपर लंबी फिर बातें हुई हमारी, और फिर वहाँ से जो हमारी दोस्ती शुरू हुई वो फिर आज आपके आई सामने स्टिल है। रिमेंबर कि पहली कॉल मेरा ख्याल है हमारी 1.25 घंटे की हुई थी, जी जी जिस पे बिल्कुल मैंने ऐसे ही आपको है। कॉल पे सलाम दुआ के बाद कहा कि ओन सब अब बताएं, मैं आपके सारे कंसर्न एड्रेस करने के लिए आपको कॉल की है। तो बड़ी हमारी पहली कॉल माशाल्लाह बड़ी हेल्दी हुई। उसके बाद फिर ये एक्सट्रीम कॉमर्स वाला जो है, एक और हमारे कॉमन दोस्त हैं वहाब भाई, उनके रेफरेंस से मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला तुम भी यहीं पे ही हो, ठीक ऐसे है। ही। फिर वहाँ से माशाल्लाह एक जर्नी स्टार्ट हुई, तो फिर हमने पूरा पाकिस्तान कवर किया। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मतलब पता चलना चाहिए कि भाई ये क्यों चड्डी बड्डी वाली ये तू तड़ा करके हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली मेरे ये मिजाज नहीं है, मैं बड़ा आप करके जो है ना गेस्ट के साथ बात करता हूँ। तो ये तुम्हारे साथ क्योंकि एक अलग से ही नहीं नहीं, रिलेशन हमारा है तो माशाल्लाह वो रिलेशन जाना भी ऐसे है। वैसे ही चाहिए, फैब्रिकेटेड नहीं लगना चाहिए। एकदम। अच्छा, और जब इस पे आगे आप दोनों भाई इसमें आ गए, मेरी ख्वाहिश थी कि अली भाई भी आते साथ, लेकिन क्योंकि सेटअप हमारा 2 लोगों का है तो मैंने कहा चले सोनू मोनू वाला कॉन्सेप्ट एक में ही कर लेते हैं। जब आप आगे इसके अंदर पैसे भी आप लोगों ने अरेंज कर लिए, सब कुछ हो गया, जर्नी जब स्टार्ट हुई, पहली प्रोडक्ट फेल हुई या सक्सेसफुल हुई? देखें उस वक्त ये जो आजकल क्राइटेरियाज की बात होती है, बजट की बात होती है, ये कुछ भी नहीं था पहले। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ और सिर्फ होता था कि जी प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी स्कोर जीएस का देखा जाता है, जो आज हम देखते ही नहीं है। ऐसे ही ठीक है। तो उस वक्त बगैर सोचे समझे, हमें बजट का भी नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें बस प्रोडक्ट ढूंढनी थी, हमने प्रोडक्ट अच्छी ढूंढ ली। हमारा बजट था थोड़ा, हमने 2 प्रोडक्ट ढूंढ ली, 2 प्रोडक्ट दोनों ही अप्रूव हो गई। अब ऑब्वियसली उस वक्त पहले कोई हुई होती किसी की अप्रूव तो फिर हमारी रिजेक्ट होती ना, तो वो हमारी प्रोडक्ट अच्छी थी और वो दोनों ही अप्रूव हो गई। अब कंडीशन ये थी कि एक्चुअली हमारी दोनों प्रोडक्ट ही सक्सेसफुल थी, क्योंकि एक में हमने डिज़ाइन बहुत अच्छा लेके आए थे और एक प्रोडक्ट जो थी वो इट्सेल्फ जो है ना वो कम बजट के अंदर लॉन्च हो सकती थी। दोनों को हमने एट ए टाइम स्टॉक ऑर्डर कर दिए और शिप करवा दिए। अब क्या हुआ कि जो डिज़ाइन इतना खूबसूरत बनवा लिया
उसका हम स्टॉक ही नहीं मैनेज कर पा रहे थे, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी महंगी थी, सेलिंग प्राइस भी महंगी थी, और हम उसकी आगे से रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक हो गया। तो जो ये वाली प्रोडक्ट थी, ये हमारी सक्सेसफुल के जो एज पे खड़ी थी। अब हम या तो उसको और ज़्यादा करते, क्योंकि वो 500 यूनिट भेजे थे, हमें एटलीस्ट 1000, 2000, 5000 यूनिट आगे ऑर्डर भिजवा के तो उसको एग्रेसिवली रैंक करना था बेहतर तरीके से, और वो प्रॉफिटेबल तो दे रही थी। तो दूसरी जो थी वो हमारी ऑलमोस्ट जो है ना वो सक्सेसफुल थी। अगर उसका ऑर्डर करते तो वो हमारी बेहतरीन प्रॉफिट वाली एक प्रॉफिटेबल लिस्टिंग तैयार हो जाती। तो हमने सोचा कि इसको ना किया जाए, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फर्दर नहीं है। हमने इस लिस्ट को वहीं पे जो है ना वो स्टॉप कर दिया और ब्रेक इवन पे स्टॉक निकाल दिया, और ये वाली लिस्ट के लिए हमने रीस्टॉक ऑर्डर किया और वो सारा कुछ किया। तो फिर इस तरीके से एक लिस्ट हमने बंद कर दी, उससे हमने पैसे निकलवा लिए एटलीस्ट जो हमने इन्वेस्ट किए थे। तो ये दोनों इसी के अंडर हुई लॉन्च? जी जी, दोनों इसी के तो अंदर उस launch वक्त तो आई स्टिल रिमेंबर कि ये 2018-19 की बात है, तो उस वक्त तो सनी भाई मौका ढूंढते थे इन्वेस्टमेंट का, तो आपने सनी भाई को क्यों अप्रोच नहीं किया अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट डाल दो? क्योंकि एक चलती हुई प्रोडक्ट थी ना, देखे। अच्छा, मुझे ऐसा पहली बात तो यह वो खुद अप्रोच करते थे। दूसरी बात ये थी कि उनको ऐसा लगा कि ये अभी बिल्कुल 28 रिव्यूज़ के ऊपर है। वो इन्वेस्ट करते थे उस वक्त जब कोई 200-300 रिव्यूज़ हो गए हों और प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो, और उनको पता हो कि सिर्फ इन्वेंट्री का उन्होंने पे करना है और वो सिर्फ प्रॉफिट ही खाना है। मेच्योर लिस्टिंग के ऊपर वो बेहतर करते। तो हमारी तो बिल्कुल स्टार्ट पे खड़ी थी, और ये वैसे भी हमारा इंटरनल डिसीजन था। हमने इसी की जो कोर टीम थी उनके साथ डिस्कस भी नहीं किया कि हमारे पास इसको कंटिन्यू करने के लिए बजट नहीं है या क्या है। हमने खुद डिसीजन लिया कि हमें सिर्फ इसको कंटिन्यू करना चाहिए, यही लिस्ट को आगे फर्दर लेके चलेंगे, और शायद हम ओनरशिप भी शेयर नहीं करना चाहते होंगे। और ये भी बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं जो आपने स्टार्ट किया। कितने बजट से स्टार्ट की थी ये पहली प्रोडक्ट? मुझे अभी भी याद है हमारा कुछ $7,000 या $8,000 बजट है टोटल लगा था टोटल आप लोगों का, हमारा ठीक budget है। था। और उसके बाद फिर लेटर ऑन आई थिंक सो यही वाली प्रोडक्ट आप लोगों ने फ्लिप भी की थी, और जी, सनी जी, भाई को बिल्कुल। ही फ्लिप की थी जी शायद। जी, बिल्कुल ऐसे ही। उस वक्त कितने साल इसकी एज हो चुकी थी लिस्टिंग की ये तकरीबन 1.5 ईयर्स के ऊपर आपने फ्लिप किया था? नहीं 1.5 ईयर्स इसकी वो थी, एज हो गई थी, एज हो चुकी थी। हमने इसको तकरीबन 26x पे निकाला था। वो हम आगे जाके फ्लिपिंग का मैं पूछता हूँ आपसे। ठीक है। 2-3 सवाल मेरे जहन में हैं फ्लिपिंग से रिलेटेड। अच्छा, इसमें और मुझे ये बता यार कि सोर्सिंग जो है ना, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट बना हुआ है। उसकी वजह ये है कि हम लोकल तो कोई सोर्सिंग करते नहीं ना होने के बराबर। अगर 100 प्रोडक्ट जा रही हैं तो बीच में कोई 2-3 हो जाएंगी लोकल, बाकी तो सारा हमारा माल चाइना से आ रहा है। अब जब हम चाइना की बात करते हैं तो वी आर सिटिंग एट अ फार डिस्टेंस। तो उसमें होता क्या है, अलीबाबा हमारे पास एक ऑप्शन बचती है, 1688 पे चले जाते हैं। कोई बड़ी छलांग मारेगा तो किसी को वहाँ यार दोस्त को रब्ता कर लेगा, अभी तो हैं हमारे 2-4 दोस्त वहाँ पे बैठे हुए, या कोई ऑन ग्राउंड सोर्सिंग एजेंट ढूंढ लेते हैं। तो इसमें तुमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ग्रिप भी की इस चीज़ के ऊपर, और इट हैज़ बिकम काइंड ऑफ योर स्ट्रेंथ। तो इसको मुझे ज़रा थोड़ा सा बताओ कि किस तरह से तुम डील करते हो, जो कि एक कॉमन हमारा जो यूज़र सुन रहा है जिनको ये डेफिनेटली इशू आ रहा है, इवन सीनियर्स को भी ये इशू आता है। हम आपस में भी डिस्कस करते हैं सोर्सिंग के बहुत सारे फैक्टर्स को। तो इसमें थोड़ा ज़रा बताओ कि तुम्हारा मेथड क्या है, क्योंकि जितनी मेरी ऑफ कैमरा तुमसे बात होती है थोड़ा सा अनकन्वेंशनल जाते हो तुम। एग्जैक्टली। तो उस पर ज़रा थोड़ा डिस्कस करो। मुनीर भाई, इसमें ना पहले आपको बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। अमेज़ॉन के बिज़नेस को ना जब मैंने शुरू किया था उस वक्त कुछ आइडिया नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होना है या कैसे चीज़ें चलनी हैं। लेकिन मुझे 1 साल में इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि इसमें 2 फैक्टर होंगे। एक फैक्टर रहेगा जो आपके कंट्रोल में है, दूसरा फैक्टर होगा जो अमेज़ॉन के कंट्रोल में है। सही। मुझे ये पता चल चुका था मैं अमेज़ॉन की FBA फ़ी मैक्सिमम एक पॉइंट तक चेंज करवा सकता हूँ। अगर मैं उसकी कोई पैकेजिंग वगैरह पे कोई काम कर लूँ, मैं उसके ऊपर कम नहीं कर सकता। और अमेज़ॉन ने जो हर टाइम बाद बढ़ानी है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अमेज़ॉन की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट महंगी होती जाएगी, मैं इसको कम नहीं कर सकता। मेरे कंट्रोल में सिर्फ 2 चीज़ें थी। एक ये कि मैं प्रोडक्ट अच्छे प्राइस के अंदर सोर्स करूँ, एक मैं अच्छी प्राइस के अंदर शिप करूँ। ये 2 चीज़ें सिर्फ थी। मैंने अपनी ग्रिप सोच लिया कि मैं इसी पे बनाऊँगा, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। और मैं आज भी अगर कोई अमेज़ॉन में सेलिंग कर रहा है या आगे करने वाला है उसको मैं बता दूं। मेरे पास इस वक्त पिछले 1 या 1.5 साल में बहुत सारी ऐसी जो है ना वो स्ट्रगलिंग प्रोडक्ट्स आई और इवन फेल्ड प्रोडक्ट्स आई, और वो प्रोडक्ट्स में कोई फॉल्ट इतना खास मुझे नज़र नहीं आया। प्रोडक्ट में भी फॉल्ट्स होंगे लेकिन मेजोरिटी में मुझे यही नज़र आया कि प्रोडक्ट ही अच्छी प्राइस के अंदर सोर्स नहीं हुई है, तो वो कभी भी सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो सकती थी। मैंने आज भी मुझे याद है कि मेरे पास अभी लास्ट वीक एक प्रोडक्ट आई, वो $13 के अंदर सोर्स हुई थी। वो सेम प्रोडक्ट मैं कर चुका था, वो $6 में हमने सोर्स की हुई थी। 13 और 6 $7 का डिफरेंस आया था उसके दरमियान। तो मैंने कहा ये तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं आपकी होगी। उनको मैंने जब सारी पिक्चर दिखाई, जो मेन इन्वेस्टर था वो जिनका $50,000 लगा हुआ था वो दुबई के थे, उनको मैंने सारी बताई, तो वो तो परेशानी हो गई कि मैं बंद ही कर दूँ। मैंने कहा भाईजान मेरा काम है कि मैं किसी को सच्चाई से जो है ना वो दूर नहीं कर सकता। मैंने आपको रियलिटी दिखानी थी
थी कि ये प्रोडक्ट के अंदर आपके साथ क्या क्या हुए हैं, आपके जो भी जिन्होंने आपका ये प्रोजेक्ट हैंडल किया है। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि सोर्सिंग मुझे पता चल गया था कि एक ऐसी चीज़ होगी जिस पे मेरी ग्रिप होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोकल के ऊपर भी उतना ही काम किया है और इंटरनेशनल यानी कि चाइना जो सोर्सिंग पे उस पर भी उतना ही काम किया है। मुझे आज भी याद पड़ता है कि मेरा एक प्रोडक्ट इसी के या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे भी अप्रूव हुआ था, वहाँ पर भी लॉन्च हुआ था, उनका मार्जिन 30% था और मेरा मार्जिन 55% था ऑन द सेम प्राइस। मुझे अब आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल, वही बात आपने बताया कि मतलब डिफरेंट सोच से चल रहा होता हूँ। यहाँ पर लोग अलीबाबा से कर रहे थे, मैंने भी अलीबाबा से वो पहले सोर्स की थी, तो मेरा 35% शायद मार्जिन निकला था। फिर मैंने क्या किया, मुझे याद आया कि ये प्रोडक्ट किचन की और नॉर्मल प्रोडक्ट की है, तो नॉर्मल यूज़ की प्रोडक्ट है। मैंने शाह में अपने कोई किचन वाले रेफरेंस पता किए कि भाई कौन लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे एक ऐसा रेफरेंस मिला जो डायरेक्ट फैक्ट्री से सोर्स कर रहा था वो प्रोडक्ट। सही। वो उसने मुझे कहा कि भाई अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी उनको ऑर्डर करते हो तो फिर वो आपके साथ कॉपरेट करने को तैयार होंगे और आपके साथ ऑर्डर लेंगे। और लिटरली मुझे $4 का डिफरेंस मिला उस प्रोडक्ट के। अच्छा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऑन इसी पॉइंट पे आती है जो तुमने जिक्र किया कि अच्छी क्वांटिटी। अब होता क्या है कि शालम की मार्केट है या इवन कराची की सदर की मार्केट है, दे ऑलवेज टॉक अबाउट कंटेनर्स। 20 फुटा 40 फुटा कंटेनर जो है ये मंगवाते हैं हम। अमेजोन सेलर बात करते हैं 3000 यूनिट 4000 यूनिट, बड़ी कुछ छलांग मारेगा 6000 यूनिट कर लेगा, इससे ज़्यादा हम शुरू में नहीं जाते। जब आप 20-25 हज़ार यूनिट वर्सेस 5,000 यूनिट की बात कर रहे हो, ऑन ग्राउंड मैंने भी काफ़ी दफ़ा कोशिश की, और भी हमारे कई जो कॉमन दोस्त हैं उन्होंने कोशिश की, ऑन ग्राउंड हमें वो प्राइस शायद नहीं मिल पाती जिसकी तुम बात करते हो। तो ऐसा क्या है कि भाई जिस तरह तुम उनको कन्विंस कर लेते हो, अगर शालम का बंदा डाला बीच में, वो कंटेनर लोड की बात करता है, आप उसको बोल रहे हो जी मुझे 2000 यूनिट मंगवा दो, तो वो कितनी प्राइस कम करवा लेगा? $4 का $5 का डिफरेंस रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कैसे इसको मैनेज करते हो? अच्छा, इसमें मैं आपको ये तरीकाकार बताता हूँ कि हम 2-3 ऑप्शन उसमें आपके पास हैं। पहली ऑप्शन ये है कि मैं जो करता हूँ, अगर मेरा जो सप्लायर है वो मुझे कह रहा है या फैक्ट्री ऑनर है वो मुझे कह रहा है कि भाई हाई क्वांटिटी ऑर्डर करो, लेट्स सपोज वो मुझसे 20,000 करता है डिमांड, और मैं अपने हिसाब से सेल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे 10,000 तक मैं जा सकता हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। मैं फिर उसमें ये कोशिश करता हूँ कि भाई ठीक है, मैं 10% एडवांस आपको पे करता हूँ, आप प्रोडक्शन शुरू कर दो, मैं आपसे ये अगले 6 महीने में उठाऊंगा। ठीक है। बैचेस के अंदर मैं 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के बैचेस के अंदर उनको पेमेंट करता रहूँगा 20-20 30-30% करके, और मैं उनसे स्टॉक उठाता रहूँगा। या तो वो 80% जो है वो मेरे इसी बात पे एग्री कर जाते हैं कि ठीक है आप हमें ऑर्डर बड़ा कर रहे हो लेकिन आप बैचेस में उठाओगे। हम उनको बता देते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री लिमिट के वहाँ पे इशूज़ हैं या और इशूज़ हैं जिसकी वजह से हम इकट्ठा स्टॉक नहीं बेच सकते। अच्छा, लेकिन ये कॉमन तो नहीं, हम इसको थंब रूल तो नहीं बना सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि जिनकी प्रोडक्शन का पैटर्न ऐसा है कि वो एक ही गो में बनना लाजमी है। कुछ प्रोडक्ट हैं वो ठीक है छोटा छोटा उसका बैचेस निकालते जाओ, वो बनती जाएगी, लेकिन इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे फिर तुम? अच्छा, उसमें ये सिनेरियो है कि आपने अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट जो 1 गो में भी बननी है तो वो ऑब्वियसली सप्लायर को 1 गो में बनानी पड़ेगी। उसके साथ फिर आप डील कर सकते हो मैक्सिमम 3 से 4 महीनों वाली। अच्छा, तो अब इसमें होगा क्या, आप पहले तो बैचेस में उसके साथ स्टोरी कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि देखिए चाइना वालों को भी पता है कि हर प्रोडक्ट, या इवन पाकिस्तान में जो मेरे बंदे थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जो प्रोडक्ट आप सोर्स करने जा रहे हो ये मैं पाकिस्तान में शायद 1000 यूनिट पूरे मंथ में इनसे लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में इसकी इतनी डिमांड नहीं है, सिर्फ बड़े स्टोरों पर ये हमारा स्टॉक जाता है। तो आपने अगर ख़रीदने में मतलब उनके लिए ये क्वान्टिटी ऑलरेडी बड़ी थी। जब उन्होंने फैक्ट्री वाले को बताया कि भाई हमें 5000 क्वांटिटी चाहिए तो वो हैप्पी था देने के लिए। तो ये इतनी भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उनको भी पता है कि मार्केट में जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही कंटेनर्स वाला आएगा, आपको छोटी क्वांटिटी के लिए भी फैक्ट्री ऑनर्स जो है वो एग्री कर जाते हैं देने के लिए। लेकिन ऑन हर बंदे की अप्रोच नहीं है शालम तक, पहुंच भी जाए तो शायद वो रिसोर्सेज ढूंढना नियर टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज यू आर फिटिंग इन द लोकल मार्केट, आप ढूंढ लेते हो। मैं अगर जाता हूँ, मैं लाहौर में रहते हुए भी शायद मेरे कुछ चंदे कॉन्टैक्ट भी हैं, बट स्टिल मेरा नहीं ख्याल कि मैं उनको अप्रोच कर पाऊंगा। ऑनलाइन की दुनिया में जहाँ पे हमारे पास वही 2-3 प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर ऐसा कुछ किया है तुमने कि जिससे तुम्हें ये सक्सेस स्टोरी मिली और यही वाले नंबर्स? मिसाल के तौर पे मैं एक लेट्स से ये मग है, मैं मग में 30% प्रोक्योर कर रहा हूँ मार्जिन, सो तुम इसी मग के अंदर 50% कर लो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ऑनलाइन? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मेरी अभी भी 70% जो मेरी क्लाइंट्स की प्रोजेक्ट्स हैं या मेरे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी हम अलीबाबा के थ्रू चाइना से ही सोर्स कर रहे हैं। ठीक है। हर प्रोडक्ट के लिए मैं मार्केट में जा भी नहीं सकता, और फिर वहाँ पर रेफरेंस लड़ाने पड़ते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर भी। फिर वहाँ पर इंस्पेक्शन के भी बहुत इशूज़ हैं कि फैक्ट्री इतनी जल्दी एग्री नहीं करती है इंस्पेक्शन के लिए। सही। तो वो ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट के अंदर ये फार्मूला नहीं चला सकते, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमने अलीबाबा वाला चैनल या दूसरे जो चाइना के थ्रू दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू हमने चलना होता है वो वैसे ही चलेगा। अब उसमें क्या किया हुआ है, उसमें अब सोर्सिंग की डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये चीज़ है कि आप अपनी टीम को
एग्रेसिवली टारगेटिंग करने का कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने 10 सप्लायर से रेट ले लिए, रेट नहीं मिला, अरे भाई ये क्या बात हुई। मेरी टीम एटलीस्ट एक प्रोडक्ट के लिए 250 से 300 सप्लायर से रब्ता करती है, उसमें से हमें 5 से 7 ऐसे मिलते हैं जिनसे हमारी क्वालिटी और पिक्चर्स और प्राइस, ये तीनों चीज़ें हमारी पसंद के एटलीस्ट करीब आ जाती हैं। ठीक है। हम उनको फिर वी चैट वगैरह पे लाते हैं। दूसरी चीज़ जो वैसे इम्पैक्ट करती होगी शायद, कि हमारे जो बाइंग अकाउंट्स हैं ना, उनके ऊपर स्पेंडिंग हो चुकी है, किसी पे $50,000 की, किसी पे $1,00,000 की स्पेंडिंग अच्छी हुई है। नहीं तो तुम क्लाइंट की प्रोडक्ट अपने अकाउंट से ही नहीं, क्लाइंट के अकाउंट्स भी जो बने हुए हैं उन पे भी करते हैं, अपने पे भी करते हैं, लेकिन टारगेटिंग हम कर सकते हैं अपने अकाउंट से। अच्छा, कहने का मकसद है तुम्हारे अकाउंट पे अगर $2-3 लाख की परचेजेस हुई हुई हैं, तुम इनिशियल इंक्वायरी अपने अकाउंट से फ्लोट करते हो और लेटर ऑन जब ऑर्डर बनता है तो लिंक क्लाइंट के अकाउंट से डलवाते हो। उससे ये बेनिफिट ये होता है कि वो जब सप्लायर होता है उसको पता होता है ये मेरा 2012 का अकाउंट है अलीबाबा का, तो मुझे पता है कि उसकी एक वर्थ है, मेरा अकाउंट कभी भी किसी भी हवाले से ब्लॉक नहीं होता या कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उनको पता है कि ये एक हमारा सिंसियर बायर है और वो अच्छे तरीके से उसको हिस्ट्री डेवलप हुई है। तो जैसे ही हमारे इस अकाउंट से जो है ना वो कॉन्टैक्ट किया जाता है, हमें एक अच्छी प्राइसिंग भी मिल रही होती है और कह ले कि कोऑपरेटिव होता है हमारा सप्लायर वहाँ पे। एटलीस्ट मैंने ये चीज़ देखी है निस्बतन नए अकाउंट से जो हमारे लड़के सोर्सिंग कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमें मल्टीपल अकाउंट, इस वक्त मेरे 3 अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर अच्छी परचेजिंग हुई है, तो हमारी टीम जो है ना वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके ये अकाउंट्स यूज़ कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर ये चीज़ एक दूसरी हम ये करते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट अपने एक लड़के से सोर्स नहीं करवाता। एक जो मेरी टीम मेंबर है, फॉर एग्जांपल वो मेरे गार्डन टाउन में ऑफिस में बैठा है, एक शालम के ऑफिस में बैठा है, तो मैंने दोनों को एक ही प्रोडक्ट दे दी। मैंने कहा लाओ प्राइसिंग। अच्छा, वो प्राइसिंग लेके आते हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंटली टारगेटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें एक अच्छी प्राइस मिलने का चांस ज़्यादा अच्छा होता है। जब वो आ जाती हैं प्राइसिंग, फिर उसके बाद उनके साथ हम वी चैट पे निगोशिएट भी काफ़ी हद तक करते हैं। फिर इसमें डिफरेंट सिनेरियो है, मैं आपको नेक्स्ट चीज़ भी बताता हूँ कि जितने भी लोगों से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ये एजेंट्स हैं, सेल्स एजेंट कह लें, ये उनकी कंपनीज़ के हैं। आपको ये एक पर्टिकुलर हद तक प्राइस दे सकते हैं, उसके बाद ये ना आपके साथ इतना अच्छा कॉपरेट करेंगे ना प्राइस उससे डाउन करेंगे। तो कोशिश किया करें उस लेवल के ऊपर या नेक्स्ट लेवल पे किसी भी पॉइंट पे कोशिश करें कि इनके ऑनरशिप तक अपना कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लें। उसमें ये तरीकाकार हो सकता है कि अगर कोई चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसे कहें कि मुझे ना फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो आप एक काम करो, अपने जो है ना वो मैनेजर को एटलीस्ट या ऑनर जो है ना उनको आप वीचैट के ग्रुप में ऐड कर दो। वो पहले थोड़े बहुत बहाने करते हैं कि जी वो उनका ये नहीं है, वो नहीं है, वो इंग्लिश नहीं समझते हैं या ये मामला हैं, लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोई 3 से 4 हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे उनके ऑनरशिप जो फैक्ट्री की हैं, मेरी उनके साथ भी राब्ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा ही, वो कभी भी नहीं ड्रास्टिकली हाई प्राइसिंग देते हैं मुझे। मैंने आमतौर पर उनका एक प्रोडक्ट भेज दूँ ना कि यार ये आपकी प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री में बन सकती है, मुझे पता है ये स्टील का प्रोडक्ट है या ये किचन का टूल है, तो वो मुझे इतनी अच्छी प्राइस देंगे तो मैं कहूँगा यार मेरी टीम ने इतनी मेहनत करके वो प्राइस नहीं लाए। तो ऑनरशिप जो है ना वो लंबी बहस नहीं कर सकती है, वो आपको उसी वक्त अच्छी प्राइस देती है। डिसीजन मेकर है ना, बेसिकली वो डिसीजन मेकर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आती है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ कि अंडर 5000 यूनिट की क्वांटिटी अगर आप जाते हो, 1500, 2000, 3000, 4000, ये मेरा मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा ट्रेडर जो बीच में मिडल मैन होता है उनके साथ एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा है। मैंने फैक्ट्रियों से भी प्रोक्योर की है प्रोडक्ट, और कुछ मैंने ट्रेडर से भी की। ट्रेडर से मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा है क्योंकि वो बेसिकली है एक काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, तो उसको अपने छोटे से मार्जिन की खातिर हर चीज़ को मेक श्योर करना है। फैक्ट्री जो है वो इतने भरम नहीं आपके बर्दाश्त करती, क्योंकि हमारे अमेजोन सेलर्स के सवाल भी तो 36 होते हैं ना। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है इसमें कुछ? मैं आपको उसका बताता हूँ, ये एक बैकग्राउंड अब आपने समझना है कि जब कोई पर्सन जो फैक्ट्री चला रहा है उसको हर महीने एटलीस्ट 4 से 5 या 6 कंटेनर का स्टॉक बेचना है। फैक्ट्री ओनर के पास जब आप 1000 के पीस के लिए जाते हैं और 50,000 सवाल उसके सामने रखते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके उन सवालों का जवाब देने में, क्योंकि उसको अपनी जो उसका एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, उनके जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उसको पे करना है और वो उनसे प्रोडक्शन निकलवानी है। तो उसके लिए आपको डील करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए उस ट्रेडर को डील करना बहुत आसान है। जो ट्रेडर आएगा और कहेगा ये ले 1000 यूनिट बना दें और क्वालिटी का बस ख्याल रखिएगा, बाकी वो 50 सवाल वो ट्रेडर से आप करेंगे वो आपको उसके आंसर कर देगा। लेकिन फैक्ट्री वाला ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैक्ट्री वाले के एक्सपेंस हैं, फैक्ट्री वाले को हर सूरत जो है वो अपनी फैक्ट्री रन करनी है, वो आपके 1000 यूनिट का ऑर्डर नहीं पकड़ेगा अनटिल अनलेस कि आप उसको कि हाँ भी तुम्हारी फैक्ट्री में कितना स्टॉक तैयार होता है। अब वो कहेगा 1 लाख पीस, आपको कि 1 लाख का आइंदा से मेरे लिए बनाओ। अब वो उल्टा भी लटकना चाहे आपके लिए लटक जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये डिफरेंस है, आपको समझने की ये होगी कि ट्रेडर जो है उसका काम ही यही है कि भाई मैंने इधर से लेना उधर बेचना, मैंने सेल्स एजेंट के तौर पर दरमियान में हर तरह के आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। फैक्ट्री ओनर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता, उसके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी क्रिटिकल है जो कि अक्सर लोग
लोग इस चीज़ की कंप्लेंट भी करते हैं कि जब आप चाइनीज़ सप्लायर के साथ बहुत ज़्यादा प्राइस के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, नहीं जी डिस्काउंट दें मुझे, प्राइस को लोअर करें, मेरा ये टारगेटेड प्राइस है, तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और ये बड़ा कॉमन है। आप एक ही मग जो है, जिस तरह मग की हमने एग्जांपल ली, एक ही मग जो है 10 क्वालिटीज़ में आपको मिलेगा, 10 डिफरेंट प्राइसेस में मिलेगा। हमें तो अमेज़ोन पे प्राइस भी सबसे अच्छी चाहिए, हमें अमेज़ोन के ऊपर सबसे अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव रिव्यू हमारे लिए जान निकालने के बराबर है। तो इस चीज़ को फिर कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि कुछ भी कर लो, चाइनीज़ इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते भजन। उनको अगर आप बोलोगे $1 की चाहिए चीज़, उसने आपको 1.5 कोट की है, जो बीच के 50 सेंट है उसने कहीं ना कहीं कुछ आपको डव लगानी है क्वालिटी में, कुछ वो अपनी तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो उसको कैसे इंश्योर करते हो आप? ठीक है, करा लें, इंस्पेक्शनें कराएं, जो मर्जी कराएं, वो तो सब हम करते ही हैं, बट जब आप बहुत ज़्यादा आप देखिए, आपने जो भी बात की ना, $4 या $60 का डिफरेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ वो बात करते हैं चंद सेंटों की, $1 के बीच में गेम ऊपर नीचे हो रही होती है। तो इसमें कभी क्वालिटी का इशू नहीं आया? क्वालिटी के इश्यूज आए हैं, क्वालिटी के इश्यूज आए हैं, लेकिन उसमें हमें ये बेनिफिट हुआ है। हाँ, हमारे साथ ये मामला नहीं हुआ कि किसी ने कोई चीज़ हमें दिखाई हो और उसकी देने के लिए जो है ना वो हमें गलत चीज़ पकड़ा दी हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि होता। मतलब हमें उसने सैंपल, फॉर एग्जांपल ये सैंपल उसने बना के हमें पाकिस्तान भेज दिया और अब इसकी बैड क्वालिटी बना के हमें प्रोडक्शन दे दी, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसने जो ये बनाया ना, ये इतना अच्छा नहीं बनाया। तो हमें स्टार्ट में पहले तो अगर उसकी क्वालिटी के ऊपर इतना बिलीव नहीं हुआ, मतलब मुझे लगा कि इसने बहुत बैड क्वालिटी बनाई है, तो हमने तो ऑर्डर ही नहीं उसके साथ प्रोसीड किया। सही। लेकिन ऐसा भी हमारे साथ हुआ कि हमें ये प्रोडक्ट ठीक लगी, हमने इसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। अच्छा, बायर को जब डिलीवर होना शुरू हुई, हमें क्या हो रहा है, 5 या 10 हमारे पास 5 स्टार आ रहे हैं, एक नेगेटिव आ रहा है। सही। अब वो पता चल रहा है कि अच्छा थोड़ा सा कोई ना कोई फ्लॉ है हमारी प्रोडक्ट के अंदर, उतने लेवल का हमारा इशू आया। फिर हमें प्रोडक्ट चूंकि जो हमने कही थी वही मिली, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमने इसका क्या किया, हमने उसी वक्त मार्केट में दोबारा रीसोर्सिंग करवाई, अपने लड़कों को दोबारा लगाया, फिर हमने अपने उस सप्लायर का सैंपल और जो नए सप्लायर थे उनका सैंपल किया, तो पता चला कि यार इसकी क्वालिटी इससे भी अच्छी बन सकती है। तो यहाँ पर फिर हमने उस पुराने सप्लायर को कहा कि भाई ये क्वालिटी हमारी है, हमें मिल रही है, हमें ये चाहिए। उसने कहा नहीं, ये मैं नहीं बना सकता। हमने कहा थैंक यू सो मच, हम नए के पास जा रहे हैं। ठीक हो। फिर हमने नए के साथ डील किया और नए वाले के साथ भी हमें ये चीज़ें इंश्योर करनी है। उसका तरीकाकार ये है कि आप इंस्पेक्शन करवाओ, लेकिन हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आप इंस्पेक्शन की टीम को मैसेज कर देते हैं जी कर दे इंस्पेक्शन। भाई किस चीज़ की इंस्पेक्शन? उसको आप स्टैंडर्ड तो कोई दो कि ये सैंपल है, इसके मुताबिक हमारी स्टॉक वहाँ पे होना चाहिए। चाहे वो रैंडम इंस्पेक्शन करे, चाहे वो 100 कॉटन है तो 20 कार्टन खोले और उसमें से जो है ना वो 10-10 पीस या 5-5 पीस निकाल के चेक कर ले, वो इशू नहीं है। लेकिन एटलीस्ट उसको स्टैंडर्ड दें कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको डिस्कस करे, उसकी लिस्ट पूरी बना के। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट तुमने रेज किया। कम से कम मेरे ख्याल में 60-70% लोग इस चीज़ की तरफ जाते ही नहीं है। सैंपल पाकिस्तान में पड़ा हुआ है या क्लाइंट के पास जहाँ पे भी पड़ा हुआ है, अब वो उसको बोल देते हैं अच्छा जी ये प्रोडक्ट का नाम है, ये उसकी इमेज है, इसकी इंस्पेक्शन कर दो। भाई उन्होंने तो अपनी रैंडम जो उनके पास 100, 150, 200 पॉइंट की भी कर रहे हैं, 200 पॉइंट है, उन्होंने उस 200 पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपको अपनी इंस्पेक्शन करके दे दें। लेकिन आपका जो पेन पॉइंट है, जब तक आप उससे बात नहीं करोगे वो उसको इग्नोर कर जाएगा। ऐसे ही है। इसका तरीकाकार दो हैं कि एक तो ये है कि आप सैंपल ही उनको भिजवाएं कि भाई इस सैंपल को स्टैंडर्ड बना लें, हर चीज़ इसके मुताबिक होनी चाहिए। फिर दूसरा जो मैं काम करता होता हूँ वो ये करता होता हूँ कि मेरी हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ना आपकी एक लिस्ट होनी चाहिए। वो लिस्ट आप उसके साथ शेयर करो। उस लिस्ट में आपने बताना है कि भाई इसके अंदर स्टेनलेस स्टील जो लगा हुआ है वो ये वाला स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, इसकी जो स्प्रिंग है उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जो नेगेटिव रिव्यूज़ आपके कंपैटिटर्स के हैं बिल्कुल उनके जाके रीड करके, या आपको जो नेगेटिव रिव्यू अगर आ रहे हैं तो वही नेगेटिव रिव्यू आप उसको बताएं कि भाई ये यार 10 चीज़ें जो है ना आपने ज़रूर चेक करनी है। अच्छा, इससे पहले अभी ये तो आ गया इस लेवल पे कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। इससे पहले वाले लेवल के ऊपर अभी समझने की जरूरत है। उस लेवल के ऊपर होता ये है कि आप जब ऑर्डर ही प्लेस करने जा रहे हो ना, तो आप सप्लायर की सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसके साथ फ्रेंडली हो जाओ, वी चैट के ऊपर वीडियो कॉल्स करो, उसकी देखो भाई हाँ भाई तुम जरा फैक्ट्री का टूर तो करवाओ, वो करवाते हैं। आप वही चैट के ऊपर उसको वीडियो कॉल पे मुझे दिखाए कि क्या प्रोडक्शन हो रही है, कहाँ हो रही है, मेरा स्टॉक कहाँ पे तैयार हो रहा है, मुझे प्रोडक्ट को खोल के चेक करके दिखाओ। तो ये आप उसके साथ कम्युनिकेशन आफ्टर ऑर्डर ही रख लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक पॉइंट और करता हूँ जिसने मेरी काफ़ी सोर्सिंग के प्रोजेक्ट्स में हेल्प की। वो ये है कि आप ये जो नेगेटिव रिव्यू की बात कर रहे थे, आप अपने टॉप 10 टॉप 15 कंपैटिटर का प्रॉपर एनालिसिस करवाओ। उसमें जो उनकी अच्छी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ हैं वो भी, और जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो भी, ये दोनों की आप एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में से फिगर आउट करने की कोशिश करें। प्रोडक्ट के अंदर दो तरह की आप चीज़ें चेंज करा सकते हो। कुछ ऐसी माइनर चीज़ें हैं जिनका शायद डाई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ क्वालिटी हल्की फुल्की ऊपर नीचे करेंगे तो आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब कुछ इशूज़ ऐसे हैं कि जिसके लिए आपको प्रॉपर डाई बनानी पड़ती है। मैं डाई वाली में तो नहीं जाता डेफिनेटली, लेकिन अगर आप अपनी होमवर्क करके प्रॉपर रिसर्च
करके एक शीट शेयर करते हो ना अपने सप्लायर के साथ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि उस वो वाली सोर्सिंग आपकी बहुत स्मूथ जाती है, बिल्कुल ऐसे बनिस्बत कि आप सिर्फ बता दें जी मुझे मग चाहिए जी, वाइट कलर का मग, उसके ऊपर ईपी का लोगो लगा दें, इसमें कहीं कहीं हद तक आपको फ्लॉज मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसका प्रॉपर बताओ जी इसकी ये थिकनेस होनी चाहिए, ये वाला मटेरियल इसमें चाहिए मुझे, ये जो ऊपर आपने कलर कोटिंग की हुई है ये वाली चाहिए, ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आप उसके साथ शेयर करें तो वो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देता है आपको। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यही एक्चुअली नेक्स्ट अमेजोन पे विनिंग का आपके पास फार्मूला है। जैसे मैंने बताया एक सोर्सिंग शिपिंग में आपने बचा ली है, दूसरा फार्मूला आपके पास यही रह गया। आप समझ लें कि अमेजोन का सीपीसी हाई होना ही होना है हर सूरत। बिल्कुल। आप बचा कहाँ पे सकते हैं, वो यहाँ पर आपने ये जो डिज़ाइन इंप्रूवमेंट की बात की है, नेक्स्ट जो विन की सिचुएशन है ना अमेजोन की फील्ड में, वो यही है कि आप डिज़ाइन कितना इंप्रूव करते हैं, आप बायर को कितना हैप्पी करते हैं। यही चीज़। अच्छा, एक तो आपने वो डाई वाली बात की, मैं कहूँगा कि अगर डाई वाला एक्सपेरिमेंट या जो आपको इतना बिलीव आ जाता है कि ये डाई अगर मैं चेंज करवा लूँ तो मेरे प्रोडक्ट के अंदर सिग्निफिकेंट किस्म की इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो मैं कहूँगा ये भी खर्चा कर छोड़ें। वो तो फिर डेफिनेटली हम फिर पिकफू पे जाते हैं और बहुत सारे उसके हम पूरे रिसर्च कंडक्ट करने के बाद उस डिसीजन की तरफ जाते हैं। बट इनिशियली मतलब अगर आपने डिसाइड ही कर लिया कि हाँ जो आप बेचना चाह रहे हो ये ठीक है, उसमें फिर ज़रूरत नहीं है डाई वाली। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ ये डाई वाला जो डिस्कस करने का पर्पस जो है ना वो ये था कि इस वक्त बायर जो है ना वो जो परचेजिंग का उसका है वो हमेशा समथिंग न्यू देखने वाला होता है, और वो अगर उसमें आपने बायर के पेन पॉइंट्स जो उसको दूसरे कंपैटर से आ रहे थे उसको सॉल्व करके आपने दे दिया ना, आप अपने कंपैटर से $4 ऊपर ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, और इसमें एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आता है। ठीक है, अलीबाबा की हद तक हमारी पेमेंट कुछ हम सेटिस्फेक्शन ही है कि सिक्योर है बिकॉज ऑफ ट्रेड एश्योरेंस, लेकिन हम 1688 से भी अक्सर कर लेते हैं सोर्सिंग, उसको फिर हम डायरेक्ट वी चैट पर ले आते हैं। तो इवन अलीबाबा के ऊपर भी जो ट्रेड एश्योरेंस के हम 3% एक्स्ट्रा पे करते हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ केस ऐसा आ जाता है तो अलीबाबा 100% आपकी साइड पे खड़ा नहीं होता। तो ये पेमेंट का जो रिस्क है, एक डिस्टेंस पे बैठ के सोर्सिंग कर रहे हैं, पेमेंट का रिस्क है, इसका कोई आज तक हुआ है बैड एक्सपीरियंस तुम्हारे जी साथ? जी मेरे साथ हुआ है। मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक छोटा सा फ्लॉ आया। ऐसा नहीं है, उसने स्टॉक बनाया, सब कुछ बनाया, भेजा भी, डिलीवर भी हुआ, प्रोडक्ट डिलीवर भी हुआ, लोगों ने मतलब हमें वही बात कि 10 लोगों का हैप्पी एक्सपीरियंस था, एक का ना नेगेटिव। लेकिन वो फ्लॉ को हमने डिस्कस किया था सप्लायर के साथ कि भाई ये वाला फ्लॉ है, ये वाला इसमें आपने सॉर्ट करना है, ये वाली इशू नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसमें थोड़े से एज पे थे कि हमारे पास एक पॉजिटिव था कि भाई हमने पहले बताया था ये वाला इशू ना आए। अब उस जो फॉर एग्जांपल वो $6000 का ऑर्डर था, $6000 के ऑर्डर का मैंने जब अलीबाबा के साथ केस ओपन किया, अलीबाबा ने दोनों से एविडेंस मांगे, मैंने अपने एविडेंस सबमिट किए, उन्होंने अपने एविडेंस सबमिट किए कि भाई हमने प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक दी, क्योंकि अलीबाबा के नज़र में तो दोनों सिर्फ अपना अपना केस लेके आए हैं, वो जज है। तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली या कॉन्स्टेंटली उधर ही खड़ा रहेगा सेलर की साइड के ऊपर, नहीं, वो हमारी साइड पे भी आता है। उन्होंने कहा कि देखें इन्होंने मेहनत तो की है, पैसा भी लगाया, माल भी बनाया, इनको नुकसान होना चाहिए लेकिन फुल नहीं। तो उन्होंने पार्शियल रिफंड मुझे ऑफर मिला, तो मैंने 50% मैंने उनसे रिफंड ले लिया, 50% जो है ना वो उन्होंने उनको पे कर दिया। तो उसमें उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, मैंने भी किया। तो ये एक हमारा पर्टिकुलर केस रहा है। अब एक दूसरा केस अगर मैं बताता हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट हमने ऑर्डर कर दी। अच्छा, अमेज़ॉन की FBA फ़ी हमें पहले कुछ और दिखाई थी उसने, लेकिन जब हमने दोबारा जाके चेक की तो जेन्युइन डायमेंशन कुछ और थी, हमने उसके मुताबिक देखा तो FBA फ़ी बहुत हाई थी, हमारा प्रॉफिट ही कोई नहीं था सेलिंग प्राइस के ऊपर। अच्छा, ऑर्डर प्लेस हो चुका था। अब उस बंदे को कहा कि भाई हम इसका ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो उसने हमसे 30% एडवांस लिया हुआ था, लेकिन उसने 15% किया। उसने कहा मैंने प्रोडक्शन आपके लिए शुरू करवाई हुई है, तो मैं इसको अगर किसी और के लिए भी जाऊंगा तो ये सारी मेरी मेहनत ज़ाया और सारा कुछ हो रहा है, तो मैं 15% अब करूँगा। तो ये भी मैंने कहा कि हाँ यार हमारी मिस्टेक है कि हमने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी, सब कुछ कर दिया और हम हमें बैक ऑफ कर रहे हैं अपनी डील से। मतलब एंड रिजल्ट यही है कि आप जितने बेहतर तरीके से अगले के साथ नेगोशिएशन कर लो उतना ही है, बदमाशी वाला कोई चक्कर नहीं, ना वो कर सकता है ना आप कर सकते हैं, मिडिल में सिनेरियो रहता है, प्यार मोहब्बत के तरीके से जो निकलवा सकते हैं वो बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अभी इसके ऊपर जो हम अगली जो मेन चीज़ है, लास्ट इस पे बस सवाल है, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। आपकी पूरी प्रोडक्शन होगी, सब कुछ हो गया, आपने इंस्पेक्शन भी कर ली। अब एक कॉमन कुछ लोगों का ये ख्याल है, मेरे साथ तो कोई ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो कहते हैं जी फैक्ट्री इंस्पेक्शन वालों को साथ में ला लेती है। ठीक है, जो मतलब एक कॉमन है, जिस तरह हमारे यहाँ भी यहाँ पे होता है कि वो आपस में दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि वो भी चाइनीज़, आपको जो रिपोर्ट आती है वो फैब्रिकेटेड होती है। मेरे साथ तो वैसे आज तक कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हालांकि मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, SGS वालों को भी यूज़ किया और अपने जो 2-3 लोकल बॉयज़ कर रहे हैं, सोर्स गाय वगैरह, इनको भी किया है। मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो तुम्हारे नज़र में हुआ? नहीं, मेरा भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन चांसेस आर हाई। अगर आप
क्योंकि अब देखें हमारे जो यहाँ पर मुझे आज मिलता है कि मैं फॉर एग्जांपल कासिम है वहाँ बैठा हुआ या और लड़के बैठे हुए हैं, हमें इनसे के साथ ये डील करने का फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि चूंकि ये बीच में बैठे हैं और इनके वो डायरेक्ट क्लाइंट हैं, तो ये अगर कल को कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो हमें पता है कि हम इनको पकड़ेंगे और ये उनको पकड़ेंगे और ये उनके B2B के पार्टनर्स हैं। उधर इंस्पेक्शन कंपनीज जो बैठी हैं ये उनके साथ B2B में पार्टनरशिप में बैठे हैं। तो यहाँ पर हमें एक एज मिलता है कि इन लड़कों की सर्विस ज़्यादा बेहतर है कि इससे बेहतर कि हम डायरेक्ट चाइना में जाएं, www.something कोई जाके गूगल पे सर्च करें, कोई इंस्पेक्शन कंपनी उनसे रब्ता करें, उनके बिकने के चांस ज़्यादा होंगे। इसकी निस्बत हमारे वाले ये बेहतर होगी, इनकी रिपोर्ट भी बेहतर होगी और इनकी बिकने के चांसेस भी बहुत कम होंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि ये हमारा B2B का पार्टनर है, वहाँ पर खराबी नहीं आ सकती। नहीं, आई एग्री। और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चे अपने, ये बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं और सम टाइम आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प भी कर देते हैं, स्पेशली कंसोलिडेशन वगैरह में, या आपकी इंस्पेक्शन को आपको 3 दिन का टाइम दिया है तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट करके उसको 2 दिन पे भी ला सकते हैं। तो ये बेनिफिट तो हैं हमें डेफिनेटली इन लोगों की वजह से। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है फ्लिपिंग वाला। ये एक मार्केट में इस वक्त बहुत बड़ी हवा भी चल रही है जी, अमेज़ोन का बिजनेस फ्लिप होता है नहीं होता। कुछ लोग इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। कुछ कहते हैं नहीं जी ये सब फ्रॉड है, ये आपस में 4 लोग मिले हुए हैं और वो बस ऐसे फेक स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं। तुम लोगों ने मेरा ख्याल है 2020 में किया था पहला फ्लिप अपना, 19 में किया था, ठीक है। 21 महीने की तुमने बताया इसकी जर्नी थी। तो इसका थोड़ा सा बताओ कि जब ये फ्लिप किया, क्या पहले दिन से ये माइंड में था कि इसको मैं कल को जाके फ्लिप करूँगा? क्योंकि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ सवाल, इसके पीछे रीज़न ये है कि हम एज ए नेशन वी आर नॉट वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ हैविंग और डॉक्यूमेंट्स स्ट्रीमलाइन, क्योंकि इसमें तो सब कुछ चाहिए उसको। उसने कल को आपसे 21 महीने पहले की इनवॉइसें भी मांगनी है, उसने आपसे सारे जो टैक्सेशन के मैटर है उनको भी डिस्कस करना है, उसने आपके जितने ट्रेडमार्क की फाइलें हैं वो भी सब पूछना है। तो जब आपके माइंड में होता है कि हाँ मैंने फ्लिप करना है, फिर तो आप पहले दिन से उसका रिकॉर्ड रखते हो। लेकिन जब आप बस एक स्टार्ट कर दिया बिजनेस, कल को एकदम खड़ा हो गया बड़ा, आपने उसको बेच दिया, तो उसको किस तरह से मैनेज किया था? अच्छा मुनीर भाई, यहाँ पे ना पहले थोड़ा सा ना फ्लिपिंग के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में फ्लिपिंग हो किस तरह की रही है। पहली फ्लिपिंग जो है वो इस वक्त लोकल की चल रही है। लोकल से मुराद ये है कि या तो मैं पाकिस्तान टू पाकिस्तानी को भेज दूं या पाकिस्तानी टू किसी गोरे को भेज दूं। ये लोकल ही मैं इसको कंसिडर करता हूँ, क्योंकि गोरे की भी आपको काफ़ी ज़्यादा बायर्स इस वक्त मिल रहे हैं जो किसी वो एम्पायर फ्लिपर टाइप के प्लेटफॉर्म के वो नहीं है रिप्रेजेंटेटिव, वो डायरेक्टली आपसे परचेजिंग कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपसे फ़ोन पर कल बात हुई थी तो मैंने आपको बताया कि एक अकाउंट हमने अभी परसों एग्जिट किया है। वो अकाउंट कोई मैच्योर अकाउंट नहीं है। मैं आपको फ़र्क बताने लगूँ, लोकल के अंदर मुझे कोई डिटेल भी देनी नहीं पड़ती है। मैं किसी गोरे के पास भी जाता हूँ, मेरे पास अभी भी एक बायर मौजूद है, वो थोड़े से मैच्योर अकाउंट्स लेता है कि मतलब कुछ ना कुछ उसकी 1.5 साल की हिस्ट्री हो। चल मैं देता हूँ तुझे, मेरा भी एक अकाउंट करवा, मुझे आप दीजिए, कोई मसला नहीं है। उसने 30 अकाउंट्स का मुझे कहा कि मुझे 30 अकाउंट्स परचेज करने हैं और वो एटलीस्ट उनकी जो वर्थ होनी चाहिए वो 1-1.5-2 लाख से ऊपर की हो, ताकि बड़े अकाउंट्स, मतलब उसका वो मांगने का जो उसका तरीका था। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि मैंने लोकल में मैंने जो अपनी पहली लिस्ट बेची थी वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। आप कहेंगे जी उसके कुछ सालों की हिस्ट्री थी, तो नहीं, उसके मेरे ख्याल हम 800 या 1000 रिव्यूज़ क्रॉस कर रहे थे और वो 1-1.5 साल की हिस्ट्री थी और कोई उसमें पर्टिकुलर कोई ब्रांड नहीं था, वो प्रॉपर ब्रांड नहीं था। हमने ब्रांड अभी तक भी कोई नहीं फ्लिप किया, मतलब मैंने पर्सनली, मैंने सिर्फ लिस्टिंग्स इतनी छोटी मोटी कोई जो है ना वो हमने बेची हैं और वो उसका बिक जाता है। गोरा भी ले लेता है, देसी भी ले लेता है, पाकिस्तानी भी ले लेता है। पहली तो सनी भाई को भी बिकी थी, सनी भाई को बिकी थी और वो भी उन्हीं के ब्रांड पे थी। हत्ता के ब्रांड नेम भी हमने अपना भी ट्रेडमार्क नहीं खरीदा हुआ था, उन्होंने बाद में उसका ट्रेडमार्क खरीद के तो उसके ऊपर पर्टिकुलर और 1-2 लॉन्चेस भी ऐड किए हैं। तो कितने एक्स पे बिकी थी? 26 के ऊपर हमने। अच्छा, यहाँ एक्स का अगर मैं बताता चलूँ जो हमारे नाजरीन को कि एक्स क्या है, फॉर एग्जांपल आपका पर मंथ का प्रॉफिट है लेट्स से $1000, तो 28x का मतलब ये है कि आप $28,000 में वो अपना बिजनेस चलता चलाता अगले ऑनर को बेच देते हैं। ऐसे ही है। तो पाकिस्तानी बायर और जो गोरा है जो आपके साथ डायरेक्ट में आ रहा है, जो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं आ रहा, वो इतनी वेटिंग नहीं करता है। ये वाली वेटिंग जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे डे 1 की वो इनवॉइस दिखाओ, मुझे टैक्सेशन, हाँ मैटर्स उसको सारा बताएंगे और जेन्युइन तरीके से आपने उसको गाइड करना है। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हो ना, जैसे एम्पायर फ्लिपर है, तो उनका वेटिंग का एक लॉन्ग प्रोसीजर है और वो छोटे मोटे अकाउंट्स भी उधर फ्लिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। उधर बड़े अकाउंट, बड़े ब्रांड, बड़े रेवेन्यू, उस पर मेहनत करने का, अगर 6 महीने में वो वेटिंग करें भी,
और हमारे जो इधर से फ्लिप हुए भी हैं ना एम्पायर फ्लिपर के लेवल के, या किसी बड़े जैसे थ्रेसियो या इस तरह के किसी बड़े वो जो एग्रीगेटर ने लिए हैं अगर अकाउंट, तो वो इन्होंने प्रॉपर वेटिंग के साथ लिए हैं उन्होंने। फिर इन बेचारों ने जिन्होंने नहीं की हुई थी, वो हम हमारी तरह बिजनेस कर रहे थे, कोई उनके इन्वॉइसेस नहीं थी, सारी इन्वॉइसेस उन्होंने मैनेज की, अपने सप्लायर से टेम्पलेट लिए, उनके इन्वॉइसेस खुद बनाई या कुछ जैसे भी किया उन्होंने, कंप्लीटली उनको जो है ना डॉक्यूमेंटेशन करके प्रोवाइड की, तो उन्होंने उसका आगे बायर के सामने वो सारी चीज़ें रखी। अभी याद है लास्ट कराची ट्रिप पे हम कॉमन दोस्त से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा जी मुझे 6 महीने तक मुझसे डॉक्यूमेंट मांगते रहे, पूरी वेटिंग करते रहे, 6 मंथ के बाद वो फिर डिसीजन फाइनल हुआ कि हाँ जी अभी इसको फ्लिप कर सकते हैं। तो लोकल में इतना इशू नहीं आता है अनटिल अनलेस कि आप कोई फैक्ट फैब्रिकेट ना कर रहे हो। मतलब मैंने अगर जो चीज़ थी मैंने जाके जेन्युइनली अपने बायर को दिखाऊं, विद इन 6 डेज हमारी डील हुई है। अच्छा। कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। उसने कहा भाई मुझे ये प्रोडक्ट इतने में समझ आती है, और मेरे प्रोडक्ट कोई मेच्योर भी नहीं थी, मतलब 300 रिव्यूज़ थे सारे, और वो उसकी मतलब फर्दर उसमें काफ़ी लॉन्चेस भी ऐड हो चुकी थी, वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, लेकिन प्रॉपरली कोई अभी तक प्रॉपर ब्रांड नहीं वो बनना था। ये जो अभी बेची है इसका क्या स्टेटस है? इसकी का बता रहे हो? इसी का मैं बता रहा हूँ कि ये हमने मतलब 1.5 साल पहले एक प्रोडक्ट से शुरू किया था, लेकिन पिछले 8 महीने में हमने कोई उसमें 6-7 और प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हुई थी। तो ये पूरा अकाउंट फ्लिप पूरा अकाउंट ही दे दिया, पूरा अकाउंट ही दे दिया, क्योंकि मैंने कहा कि ये सारी जो है छोटी छोटी लिस्टिंग्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है, उसने हमें उसका एक अच्छा गुडविल दे रहा था, तो मैंने कहा ये साथ में दे देते हैं। टोटल कितने एक्स पे हुई है इसकी वैल्यूएशन? ये हुई है 24x पे। कम पे क्यों की भाई? अभी तो इस वक्त 30-35 छोटी है ना, बिल्कुल। मैंने बताया कि 300 रिव्यूज हैं मेन लिस्ट के ऊपर, बाकी लिस्ट के ऊपर 40-50 रिव्यूज थे अभी। अच्छा, इसमें ये बताना मुझे कि ये जो 300 रिव्यू वाली थी ये 24x पे गई है, और बाकी का जो है ना वो हमें गुडविल मिली है, कह लें कि एक पर्टिकुलर अमाउंट लमसम दे दिया। लमसम उसने कहा कि ये आपने जो एफर्ट की हुई है, सारे इमेजेस और लिस्टिंग वगैरह बनाई है, उसमें एक लिस्टिंग प्रॉफिट भी बना रही है अच्छा वाला, दूसरी जो उसके अंदर है, तो वो उसने कहा कि मैं उसका भी आपको पे करता हूँ। तो मतलब एक अच्छे एक्स पे गई है, और सिर्फ बताने का मकसद है कि इन्वेस्टर बायर भी मौजूद है। हाँ, अब किसी को नहीं मिलता है तो वो फिर आके जो है ना वो फ्लिपिंग के बारे में इस तरह की फैलाता है कि जी ये नहीं है जेन्युइन चीज़। अब आप जब फैक्ट ही नहीं बता रहे हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, यूके का एक अकाउंट मेरे पास आया, उसके ऊपर उसने वैट कैलकुलेट ही नहीं करने दे रहा, वो कह रहा है कि प्रॉफिट ऐसे ही निकालो। मैं कहा कैसे निकाल लूँ? अच्छा। जबकि आपको पता है कि आप 85,000 का थ्रेश होल्ड यूके में क्रॉस कर रहे हैं पर ईयर, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आपने वैट पे करना है। हाँ, आप वैट नहीं पे कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज पड़ रही होंगी वैट की। तो कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं उसके बगैर करना। अच्छा, नहीं ये वाली जो सीन है ना, ये ज़्यादातर लोग वो करते हैं विदाउट वैट के बगैर, जिन्होंने वो गेम वेम खेलनी होती है, लेकिन हम तो बाय द बुक्स चलने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि यार अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा डायलमा है। लोग कहते हैं जी क्यों टैक्स देना? भाई पाकिस्तान में तो हम शायद बच सकते हैं टैक्स से, बाहर नहीं बचा जा सकता। जो बनता है 2 यार आपने कौन सा जेब से देना है, जो कमा रहे हैं उसी में से ही देना है ना। ठीक है, तो इसकी पार्टी भाई कब दे रहा है? नहीं करते हैं इंशाल्लाह। नहीं ये नहीं भाई, ऑन एयर कैमरे पे बात करके जा। नहीं ना, मैंने डिस्कस किया हुआ है, मतलब इंशाल्लाह रखेंगे इसको। हमारे फूड हेड को बोल देना था कि भाई फूड हेड के साथ ही डील हो गया। खान बाबा पे जाना है, डिस्कस किया हुआ है इंशाल्लाह। खान बाबा टाइप की फ्लिप हुई है कि नहीं? नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि वो नीड थी, हमारे जो पार्टनर थी उनकी नीड थी। ठीक है, खान बाबा में नहीं तो हमने मैं आपको ये अच्छा इसको मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ। ये अकाउंट मुझे पर्सनली क्यों पसंद है, और इस अकाउंट को फर्दर मतलब हमारी डील है कि हमने इसी नीश के अंदर जो है वो मल्टीपल, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर था इसकी अकाउंट की सबसे पॉजिटिव चीज़ थी वो पहली ये थी कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से सोर्स हो रही थी, सारी प्रोडक्ट्स। अच्छा। ये सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से सोर्स हो रही थी, बाय एयर जा रही थी, और 50 to 60% हमारे इसमें मार्जिन थे। वेरी नाइस। बाय एयर। वेरी नाइस। हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो थी वो $15 से लेकर $200 तक इस नीश के अंदर। अच्छा, यूएस का है ये यूएस का अकाउंट था। इसमें इतने ये बेनिफिट्स थे, और इसमें हमारी नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कोई हज़ारों डॉलर का बजट नहीं चाहिए होता था। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी प्रोडक्ट जो हम फाइल करते थे उसके 50-100 यूनिट जो है वो बना के हम बेचते थे, और वो बायर जो है 15 दिन के अंदर लॉन्च हो जाती थी। थोड़ा बहुत स्टार्ट के ऊपर जो है ना वो ब्रेक इवन पे ऑर्डर आते थे, क्योंकि मार्जिन इतने हाई थे। $200 की प्रोडक्ट हो, अगर उसके अंदर 40-50% आपका मार्जिन हो, तो आप खुद सोच लें कि उसमें किस हिसाब से आपको अगर $40 के स्पेंडिंग के बाद भी आपका एक ऑर्डर आता है तो आप लॉस में ऑर्डर नहीं लिया, क्योंकि मार्जिन आपका अभी भी है पीछे 40-30%। तो इस वजह से ये अकाउंट मुझे पसंद था। तो हमने मतलब मैंने उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर देखना शुरू किया कि हम और क्या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जो कि हम, क्योंकि ये प्रोडक्ट छोटी थी और बायर इजीली चली जाती थी, कॉस्ट भी इतनी नहीं पड़ती थी, तो हमें इसमें बेनिफिट था। लेकिन वो हमारी कोशिश ये है कि हम फर्दर, हमने ये गोल है उस अकाउंट के लिए, हमने नया अकाउंट उसी वक्त ऑन बोर्ड ले लिया हुआ है, और हमने उसके ऊपर नई प्रोडक्ट्स उसी नीच के अंदर ढूंढना शुरू कर दिए हैं। वो लॉन्चिंग इंशाल्लाह करेंगे। हमारा उसका रेवेन्यू जो ले जाने का मूड है वो $1 लाख तक का है। अभी हम उसको मतलब बिल्कुल
था इनिशियल, उसकी ज़रूरत पड़ गई तो हमने उसको बेच दिया, अदरवाइज हमने उस नीश के अंदर आगे जाना है और वो मतलब हमें मज़ा आया पाकिस्तानी सोर्सिंग करके। तो यहाँ से डिफ़िकल्टीज तो डेफिनेटली आती ही हैं, स्पेशली शिपिंग के दौरान, तो उसको किस तरह मैनेज किया? शिपिंग में हमें इतना इशू नहीं कभी आया वैसे, शिपिंग में आज तक इशू नहीं आया। बायर शिपिंग थी हमेशा, वो हमें DHL का जो था। अच्छा, बायर वाली मैंने क्योंकि अभी एक प्रोडक्ट की है पाकिस्तान से, जूते घिस गए ब्रो। यकीन करो कि अभी एक हमारा कॉमन दोस्त ही है, उन्होंने अगर हेल्प ना की होती इसमें तो शायद आज भी मेरी प्रोडक्ट पाकिस्तान में ही पड़ी होती। जगह जगह पे ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, फैक्ट्री से बात करें, फैक्ट्री कह रही जी हमारे पास तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फ्रेट फॉरवर्डर को कह रहे हैं, वो कह रहा है जी नहीं मेरे पास नहीं है। मतलब वो बहुत सारे उसके अंदर जो है ना इशूज़ आए। हमारा जो इस प्रोडक्ट के अंदर या पर्टिकुलर पाकिस्तान सोर्सिंग की अगर बात करूं कि आपका पार्टनर होना चाहिए मैन्युफैक्चरर, फिर आपको फ़ायदा है, अदरवाइज आपको ये फ़ायदा नहीं है बिजनेस करने का, क्योंकि आप पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर से वैसे एक ऑर्डर प्लेस करके तो क्वालिटी का आप कह लें कि मुझे सारी चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको कमिटमेंट में तंगी आएगी, आपको प्राइसिंग में तंग करेंगे, आपको क्वालिटी में तंग करेंगे, आपको पैकेजिंग सही नहीं देंगे, बहुत से इशूज़ हैं। चूँकि आपका पार्टनर जो है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको पता है, उसको भी पता है कि ये डिलीवर होगा, ये बिकेगा, अच्छी क्वालिटी आएगी, बायर रिव्यू अच्छा देगा, तभी मैं भी सस्टेन करूंगा, ये भी सस्टेन उसका स्टेक भी लगा हुआ है ना साथ। Exactly. क्योंकि आपका अगर बिजनेस ग्रो हो रहा है तो उसका भी साथ ही ग्रो हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ऑन ये सारी तो ज़ाहिर डिस्कशन मेरा ख्याल हम 2 घंटे भी बैठे रहे तो ख़त्म नहीं होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने जो सोशल कॉज की तरफ। सोशल वर्क जो हम लोग पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है आप हो, मैं हूँ, डॉक्टर अवैस है, आपके भाई मोहम्मद अली हैं, अदनान खालिद साहब हैं, अली नासिर साहब हैं, मोहित साहब, और भी काफ़ी मतलब जो हमारे दोस्त जितने भी सीनियर ये शुरू के 2017-18 का जो बैच है उसके अंदर जितने भी लोग हैं, और भी हाफिज़ साहब भी हैं, काफ़ी सारे वहाब भाई हैं, बहुत सारे लोग और भी हमारे साथ शामिल हैं। तो हम लोगों ने पहले दिन से ये डिसाइड किया, ये समझ लें कि हमें जो सिखाने वाले थे सनी भाई, उन्होंने हमसे ये डिमांड किया, या कहीं ना कहीं हमारे भी बैक ऑफ माइंड ये चल रहा था कि यार जो हमने सीखा है लेट्स स्प्रेड इट टू द कम्युनिटी। तो हमने वो एक कारवान शुरू किया, लोकल लेवल पे हमने छोटे छोटे मीटअप्स करने शुरू किया। आई स्टिल रिमेंबर 2018 में 7-8-10 लोग बैठे होते थे। फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि हमने 600 लोगों का इवेंट भी खुद ऑर्गेनाइज़ किया विदाउट हैविंग एनी EC इन्वॉल्वमेंट इन इट। तो इसको जो हम लेके चले थे आगे, अब आपने वो सारा करते करते फिर पूरे पाकिस्तान में हमने विज़िट किया। मेरा ख्याल है जितनी बड़ी सिटीज़ हैं उन सबको हमने कवर किया EC के अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए। अब जहाँ तक बात आती है EC की, तो वो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत अच्छी वेल स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह। तो अब हम लोग क्योंकि ज़ाहिर है अपने सेटअप भी चला रहे हैं और हम अपने आप को लिमिट नहीं करना चाह रहे, हमने ये सोचा कि यार अब हम थोड़ा सा ज़रा और लोगों को भी साथ लाते हैं। क्यों सिर्फ हम बात करें जी अमेज़ॉन सेलर की, वाई नॉट डिजिटल मार्केटियर्स, वाई नॉट अ डेवलपर, वाई नॉट अ डिज़ाइनर, या बाकी जितनी हमारी टेक की डोमेन्स हैं, ठीक है, हम इसको टेक के साथ अगर रिलेट करें, जिस तरह मेरी पॉडकास्ट का नाम भी थिंक डिजिटल है, हम कहते हैं कि दुनिया का तकरीबन हर बिजनेस आपका डिजिटल हो सकता है। बिल्कुल ऐसी। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो बिगर गोल है, जिसको हमने ई-कॉमर्स एलुमनाई नेटवर्क का नाम भी दिया, इसके अंदर हमारी जो कोशिश है, या जो हम ट्राई किए 1-2 इवेंट्स के ऊपर, कि हम यार सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करें जो कि सिर्फ ई-कॉमर्स से रिलेटेड है। वो किसी भी बिजनेस को हो सकता है। अब शालम में बैठा एक बंदा जो है वो भी अपनी ऑनलाइन दुकान बना सकता है। हमने इसको अमेज़ॉन के साथ नहीं, हमने इसको ई-कॉमर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। Exactly. तो इसके अंदर ये मैं क्रेडिट आपको भी दूंगा कि ये जो EN वाला कॉन्सेप्ट है ये आपने फ्लोट किया, हमने सबने आमीन कहा, आपके साथ चले। तो अब इसमें बताओ कि आगे हम जो प्लान सोच रहे हैं, जो भी ऑफ द कैमरा हमारी बात भी हो रही थी, थोड़ा वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन तक भी ये बात पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नेटवर्क को ज्वाइन करें ताकि उन सबको फ़ायदा हो इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। मुनीर, मैं आपको ना इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। हो क्या रहा था कि हम पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे जाते थे, जहाँ भी जाते थे बात करते थे, लेकिन वो एक रैंडम डिस्कशन होती थी और रैंडम बातें करके हम वापस आ जाते थे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि दो ऑडियंसेस थी एक्चुअली। एक ऑडियंस वो जो 2017 से लेकर 2021 तक जिन लोगों ने सीखा था अमेज़ॉन या ई-कॉमर्स, वो सीख के अपने अपनी फील्ड में बिजी हो गए। ये ना किसी अम्ब्रेला के नीचे आ रहे थे, ना
ये इनके लिए कोई मतलब मुझे याद पड़ता है कि लास्ट कोई ऐसा मीटअप मुझे कोई एक साल में नज़र नहीं आता जो कि सिर्फ और सिर्फ एलुमिनाइज को पकड़ता हो कि भाई आप लोग माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं या आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं, एजेंसी रन कर रहे हैं, ये किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। भाई यूएसए में जाते हैं, वहाँ पर 8 फिगर सेलर, 9 फिगर सेलर, 6 फिगर सेलर्स के मीटअप्स होते हैं, वो आपस में नेटवर्किंग करते हैं, वो आपस में आइडियाज़ शेयर करते हैं। और मे भी मुझे किसी बात का ना पता हो, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन हम चूँकि कोई ऐसा सेशन होता ही नहीं है जहाँ ये इकट्ठे हों। बिल्कुल। तो ये ऑडियंस जो थी वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो रही थी, अपने अपने चीज़ों में मसरूफ हो गई, या कोलैबोरेशंस कर रहे हैं तो गोरों के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। भाई मैं ये चाहता था कि ये यहाँ पर भी इकट्ठे हों, हम क्लोज रूम सेशंस इन लोगों के साथ भी करें कि भाई यहाँ पर मज़ा है, एक एक टॉपिक के ऊपर 1.5 घंटा बात हर बंदा कर सकता है। और वाकई कोई ऐसी बात जो मुझे पता चल जाए, मेरे लिए एक मीटअप की अहमियत इतनी होती है कि अगर पूरे मीटअप के 4 घंटे के डिस्कशन के एक बात जो मेरे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, मेरे मीटअप के पैसे पूरे हो जाते हैं, मेरी मीटअप की मेहनत पूरी हो जाती है, बिल्कुल कि भाई मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। तो इस तरह के कितने लोग चाहते होंगे कि इस तरह का सिनेरियो बने, लेकिन हो नहीं रहा, कोई इनिशिएटिव ले नहीं रहा था। हाँ, जो माशाल्लाह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, चाहे वो एक्सट्रीम कॉमर्स है, नेबलर्स है, कोई भी है, वो अपने अपने मीटअप्स कर रहे हैं, लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस ही डिफरेंट थी। अच्छा, पहले तो इन लोगों को इकट्ठा करना था किसी बैनर के नीचे कि हम लोग आपस में, क्योंकि ये माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। मैं आज भी तारीफ़ करूंगा कि माशाल्लाह मतलब कोई होलसेल का एक्सपर्ट है, कोई कॉपी राइटिंग का एक्सपर्ट है, और कोई जो है वो पीपीसी का एक्सपर्ट है। मैं चाहूँगा कि उसे इंटरेक्ट करूँ, मैं चाहूँगा कि वो अपनी 4 बातें अच्छी बताए मुझे, जो कि मुझे हेल्प आउट कर सकती हैं। वो कोई स्ट्रेटजीज़ बताए लॉन्चिंग में, वो नई क्या लगा रहा है। तो ये चीज़ें एक प्रॉब्लम ये था। दूसरा प्रॉब्लम था न्यूबीज़ का। मैं अभी परसों एक जगह पे गुजरा था, एक बंदे ने कोई वो जगह ली हुई है, और वो बंदे का कोई ई कॉमर्स का मैंने बैकग्राउंड नहीं पढ़ा हुआ, और मुझे बताया गया कि जी वो बंदा ई कॉमर्स की ट्रेनिंग दे रहा है। तो मैंने कहा कि ये क्यों और अंदर आप जाके देखोगे तो सैकड़ों बच्चे भी आपको नजर आएंगे बैठे हुए। अच्छा, ये ऑडियंस भी ख़राब हो रही थी कि ये लोगों को ई कॉमर्स का किसी ने बता दिया, या 50,000 मैं कहता हूँ फेक वीडियोज़ से उन्होंने देखा कि ये सक्सेस स्टोरी, वो सक्सेस स्टोरी जो आजकल चल रहा है, चलो जी उसने फेक सक्सेस स्टोरी से जो है ना वो फैसिनेट हो गया। अब उसको पाथ कौन देगा? अच्छा, पाथ देने के लिए क्या है कि जी आप मेरे पास आए 50,000 की ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे पास आए मैं 30,000 की ट्रेनिंग देता हूँ, हर बंदा अपनी ट्रेनिंग। भाई मैं ये चाहता हूँ कि ये बंदे को कोई ऑनेस्टली गाइड तो करे, तुम्हारे लिए ई कॉमर्स है कि भी नहीं है। हम समझते हैं ई कॉमर्स में जैसे ही एंटर होंगे, कमरा होगा, ऊपर से डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये बल्कि दूसरे बिजनेस की निस्बतन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है यहाँ पैसा बनाना, क्योंकि डायनामिक है, डेली बेसिस पे चीज़ें चेंजेस चेंज आ हो रही रही है। और होती देखें, जब हम जर्नी की बात करते हैं ना, हम अपनी इस पूरी डोमेन के अंदर कहते हैं 6 स्टेजेस हैं आपके पास। 6 में से 5वीं स्टेज है पेड ट्रेनिंग की, या चौथी स्टेज है पेड ट्रेनिंग की। तो बच्चा क्या कर रहा है, या मंजन सेलर क्या कर रहे हैं, आए जी पहली ही स्टेज के ऊपर आप पेड ट्रेनिंग ले लें। अब वो बच्चा बेचारा बैठता है 50,000 लाख रुपया दे के ट्रेनिंग में, वो ब्लैंक है, उसको पता ही कुछ नहीं। और यकीन करें, बड़े बड़े ट्रेनर्स के आप देखें पोस्टें लगी हैं, उनसे लोग पूछ रहे हैं जी एज ए न्यूबी आ सकता हूँ, वो कहता है जी आप ही के लिए तो लेके बैठा हूँ मैं। तो ये जो हमारा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ, चाहे एक तो ये जो आपने कहा न्यूबीज़ को, सेकंड जो मुझे गैप नज़र आता है ना, आपस में सीनियर्स के भी छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं, टोले बन गए। अब जिस तरह हम 5-7 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर आपस में मिलते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। अब इसी तरह 5-7 लोगों का और टोला बना हुआ है, 5-7 का इधर टोला बना हुआ है। इकट्ठा एक क्यूमुलेटिव जो डिस्कशन का जो पैनल बैठता है, या जो एक क्यूमुलेटिव नॉलेज स्प्रेड हो रहा था पहले, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल तो ये भी उसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। ये उसी के ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल आपने सही इलेबोरेट कर दिया। दूसरा जो था, इन लोगों को ये जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान पंजाब में या लाहौर में चलें जी, 50-60 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट्स लेवल के, एक्सपर्टीज़ उनकी बहुत अच्छी हैं किसी भी फील्ड में, ई कॉमर्स के रिलेटेड कोई फील्ड में। तो मैं कहता हूँ ये 50 लोग जो हैं ये आगे पे बैक करें। मैं कहता हूँ इनको और वो न्यूबी को कनेक्ट भी तो कहीं पे करना है कि लोगों को पता चले कि अच्छा भाई मुझे पेड ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मैं अगर इस बंदे का जो है ना वो फ्री वाला वीडियोस जाकर देख लूँगा ना, तो मेरा 80% वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है। मुझे 50,000 का वो ट्रेनिंग का कोर्स नहीं लेना, मुझे पहले ही पता चल जाएगा। हाँ, उसको अगर वो वीडियो फ्री वाली VBC जिसकी मिसाल है, या USV की जो यूडेमी का कोर्स है वो मिसाल है, या अगर आपका कोई है जो वीडियोज़ फ्री में पड़ी हैं, वहाँ से जाके पहले ई कॉमर्स को समझे। अगर उस ई कॉमर्स को देख के उसको आइडिया हो जाता है कि यही फील्ड मेरे लिए है, तो फिर वो देखे कि भाई मुझे पहले इधर से बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करें, उसके बाद देखे कि मुझे पेड में किधर जाना चाहिए अगर जाना है। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज फ्री है, नॉलेज यूट्यूब पे भरा पड़ा है, आपको पेड की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आपको पीना नहीं आता। हाँ, नहीं देखें मैं ये समझता हूँ कि पेड की ज़रूरत है यहाँ पे, जहाँ जब हम थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे हैं ट्रेनर्स को, वहाँ थोड़ा सा इनकरेज भी करना चाहिए। देखें, होता क्या है कि एक बच्चा आया, उसने यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखी फ्री में,
उसका एक जो माइंड है ना वो फ्रेम हो गया टुवर्ड्स ई कॉमर्स। अब वो क्या करेगा, सेकंड स्टेज जो आती है, सेकंड स्टेज ये है कि भाई अब आप जितने नेटवर्क्स हैं, इसी का ग्रुप है, अनेबलर का है, और जितने ग्रुप्स हैं, गोरा ग्रुप्स हैं इवन, उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। अब वहाँ से आप क्या करेंगे, जो आपने वो वीडियो से सुना हुआ है, वहाँ से एक पोस्ट लगी, उस पोस्ट के पूरे थ्रेड को देखें, मुख्तलिफ लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने भी, इवन जूनियर लोगों ने भी वहाँ आंसर किए, उनको देखें। अब आप 2 स्टेजेस कवर करने के बाद तीसरी स्टेज आती है आपकी, किसी के साथ आप या तो कनेक्ट हो जाएं सीनियर के साथ, या आप फिर अपनी पेड ट्रेनिंग की तरफ चले जाएं, क्योंकि अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। वहाँ से आप पेड ट्रेनिंग का आगाज़ करें। फिर चौथी स्टेज में जाके आप जो आप पेड ट्रेनिंग ली है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया। अब आपको किसी एजेंसी को ज्वाइन करना है या किसी इंडिविजुअल के साथ लॉन्च के लिए कनेक्ट हो जाए। फिर अगली स्टेज आती है कि अब आप रेडी हैं अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए। जब आप अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दें, फिर लास्ट स्टेज आती है कि अब आप पे बैक करना शुरू करें। अब आप या मैं हैं, हम अपने आप को, ठीक है मैं एक्सपर्ट तो अपने आप को क्लेम नहीं करता, लेकिन चलें जितना भी हमारे पास नॉलेज है 14-15 साल का, ऑन लिटरली अगर हम 2 महीने आपस में ना मिले तो ये हमारे नॉलेज की वॉट लग जाएगी कि बिल्कुल कुछ नहीं याद रहेगा भाई। क्यों चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, पता ही नहीं चलता। आज एक चीज़ सीखी है, 2 दिन 4 दिन बाद मिलेंगे, पता चलो यार ये तो भाईजान इसका तो अब स्कोप जो है ना कम होना शुरू हो गया, अब नई चीज़ आ गई है। तो ये डायनामिक डोमेन है, हमें अपनी आंखें भी खुली रखनी है, दिमाग भी खुला रखना है, तब मेरा ख्याल है इसमें सर्वाइवल है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पेड ट्रेनिंग्स जो हैं जो वाकई क्वालिटी देती हैं, और उसको सीखने के बाद, वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जब फील्ड में आप एंटर होते हैं तो वाकई ना आप किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडिविजुअल को जब सर्व करते हैं तो पता चल जाता है कि ये इसके ऊपर कोई असर है। हाँ। और फिर मैंने बताया था कि क्लैरिटी 80% आपको मिल जाती है वो फ्री की वीडियो से कि मुझे इस फील्ड में जाना या नहीं जाना है। बिल्कुल। अगर आपको पैसा मोटिवेट कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ पैसा मोटिवेट कर रहा है कि भाई मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ क्योंकि पैसा इसमें है, तो ये तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये फील्ड में नजर आता है कि नहीं यार मैं वीडियोस देखता हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट आता है ये पीपीसी की कंपेन्स देख के, या मुझे प्रोडक्ट की या नीश के एनालिसिस करने का बड़ा मजा आता है, या मार्केट सेगमेंटेशन करके बहुत मजा आता है, तो मतलब कि ये फील्ड आपके लिए बनी है, आप इस पे काम करो, आप ग्रो करोगे। बिल्कुल। तो ये जो है ना कुछ फ्लॉज हैं ट्रेनिंग के, जिसलिए मैं कहता हूँ कि भाई न्यूबीज को भी टाइम दें, कोई बड़ा रखें, उसमें भी नेटवर्किंग करें। और ये जो मैंने कहा ना ये 40, 50, 60, 100 कल को ये बढ़ेंगे एक्सपर्ट्स, तो ये एक्सपर्ट्स भी जो है ना इंटरेक्ट करें उनके साथ, तो क्लोज सेशंस भी किए जाएं और बेसिक लेवल के जो है ना वो बड़े सेशंस भी किए जाए, जहाँ से ये ऑडियंस जो है ना इन लोगों को सर्व करे, जो कि एक बहुत बड़ा पूल है जो न्यूबीज़ का आ रहा है और उनको पता नहीं है जाना किधर है, लेकिन उनको ये पता है घर वालों से 50,000 या 40,000 लेकर उन्हें ट्रेनिंग लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जिस साल लास्ट हमारा सवात वाला जो ट्रिप हुआ है, मैं कहता हूँ इससे बेहतरीन ट्रिप पिछले 4 साल में हमने नहीं किया। बिल्कुल 70+ हम लोगों के पास वहाँ पे सारे पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, एक से बढ़ के एक अपने आप में तुर्रे खान था, और सबने वहाँ पे खुले दिल से एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर किया। हालांकि हम पाइनियर्स में से हैं, हमारे वहाँ कई नए दोस्त बने, बिल्कुल ऐसे, जिनको हम बाय फेस जानते थे, बाय नेम जानते थे, लेकिन ये नहीं पता था यार ये माशाल्लाह इतना अच्छा काम भी कर रहा है। उनको हमारे बारे में पता चला। तो अभी हम अगला इवेंट जो करने जा रहे हैं उसका भी बता दो। अभी हमारा प्लान है कि हम ना मीटअप्स करें, एक तो क्लोज सेशन में और एक हम करें उसमें मतलब ब्रॉड में, जिसमें सारी ऑडियंस। पर्टिकुलरली इवेंट नहीं बोलो, क्योंकि जब तक ये वीडियो 2-3 महीने बाद लाइव होगी उस वक्त तक तो हम पता नहीं कितने कर चुके हैं। प्लान क्या है हमारा कि क्या करने जा रहे हैं? ये देखिए ये तो वैसे छोटे छोटे चलते रहेंगे, ये तो चिट चैट गपशप टाइप होंगे इसमें है। वैसे हमारा दिसंबर में एक प्लान है, हम चूँकि अब 2 चीज़ें हमारी लैग कर रहे हैं, तो हमारा जो है ना वो मतलब इसमें फर्दर कह लें कि बड़े बड़े जो है ना वो प्लान हैं, जिसमें जैसे आपने देखा होगा रिट्रीट्स होते हैं दिसंबर में, ये जो गोरे जाते हैं डिफरेंट जगहों पे हिल एरियाज़ में और एक प्लानिंग करते हैं कि भाई अगला साल हम कैसा गुजारेंगे। कुछ इस टाइप का हमारा एक इवेंट का प्लान करने का है, लेकिन उसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी डिस्कशन आपस में चल भी रही ऑफ कैमरा, तो इस पे इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे। और रिक्वेस्ट आप सब लोगों से भी यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। इसका किसी किस्म का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसका मैं ऑनर हूँ, ना इसका ऑनरशिप रखता है, ना कोई और रखता है। हम जो 5-6 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम सारे इसके डायरेक्टर्स हैं। आप जितने लोग हमारे साथ इसमें मिलोगे, आप सारे इसके एक्टिव वर्कर्स होंगे। इसकी कोई ऑनरशिप नहीं है किसी किस्म का, इसमें कोई ये नहीं है कि जी आज इस बंदे के नाम पे है, कल को इसके नाम पे हो जाएगा। ये एक काइंड ऑफ एलुमनाई नेटवर्क जो बनते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, जो एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे अभी आज भी देखें ना, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात हैं किस हैसियत से, एक एलुमनाई की हैसियत से। तो यहाँ पे भी वही है। तो इसको जितना ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतना ही कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, क्योंकि इट्स ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म।
ठीक है ऑन मेरा ख्याल में गपशप हमारी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह किसी और सेशन में हम बैठेंगे तो जी विल जी ट्राई टू इंशाल्लाह। लर्न मोर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, और हम शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ भी, इंशाल्लाह। क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक साइड कवर की है। ठीक है, सिंस वी आर ए टू सी सर्विस प्रोवाइडर एज वेल, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी और भी कवर होने वाली हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से ज़ाहिर है ज़्यादा नहीं किया जा सकता। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और मेरी पॉडकास्ट का नो हिस्सा बने, प्रॉब्लम। और बड़ा वैल्यूएबल नॉलेज आपने शेयर किया। हमारा जो आपस में एक दोस्ती का रिश्ता है, ताल्लुक़ है, वो भी हमारी ऑडियंस तक पहुंचा। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को लाजमी देखिएगा। इस तरह की और बहुत सारी पॉडकास्ट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, और मेरी कोशिश ये है कि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इनवाइट करूँ, ताकि सिर्फ ये ई कॉमर्स से रिलेटेड पॉडकास्ट ना रहे। थिंक डिजिटल का जो मेन ऑब्जेक्टिव या इसका जो मेन मकसद है, जो भी बिज़नेस आपका डिजिटली किया जा सकता है, वो मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकता है। अगर आप में से किसी ने कोई ऐसी अचीवमेंट की है, कोई ऐसा ज़िंदगी में आपने कोई काम किया है जो आप समझते हैं कि बाकी लोगों के साथ शेयर होना चाहिए, तो यू कैन गेट इन टच विद माय टीम। तो इंशाल्लाह विल डेफिनेटली इनवाइट यू इन द पॉडकास्ट, और ये हॉट सीट आपके लिए भी हाजिर होगी। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी एपिसोड हैं टाइमली आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।